मलाई अब सबैलाई लाग्ने चाहिँ कुनै फिल्महरूले चाहिँ इन्टरटेन गर्छ, कुनैले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ र कुनैले चाहिँ एउटा सिनेमाप्रतिको ल्याङ्ग्वेज न्यारेटिभ नै चेन्ज गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ। अनि ग्याङ्ग्स अफ वासेपुर has all of the three, होइन त? अनि so today we are honored to have one of the minds of the cult classic that changed the language of Indian cinema को एउटा पुरै त्यो ट्रान्सफर्म भएको थियो, एउटा यु टर्न त नभनौँ तर एउटा सानो टर्निङ त लिएको थियो नि त त्यतिखेर। अनि एउटा र स्टोरी टेलिङलाई प्रायोरिटाइज गरेर र फिल्म मेकिङ, र एक्टर्सहरूको ल्याङ्ग्वेजहरू, डिरेक्टरहरूको त्यो पर्सपेक्टिभहरू कति कुराहरू चेन्ज भएको थियो। अनि we are so honored to have you here. Thank you so much. So आज चाहिँ हाम्रो conversation mostly it revolves around Gangs of Wasseypur, तर since we have Paras in the frame, why not talk about it भन्नु पनि हो। So we'll start with how have you been here? Like कस्तो छ तपाईको I mean like I'll be asking in English if तपाईहरुलाई कुनै Hindi, whatever. Yeah, हिन्दीमा यदि नेपालीमा कुनै ट्रान्सलेसन चाहियो भने प्लिज भनिदिनु होला, त्यो अनुसार म अकोमोडेट गर्छु। I think हिंदी तो सभी लोग समझते हैं। हिंदी सब लोग समझते हैं, लेकिन That's beautiful. I feel like my Hindi is not that much good. It's okay, you can ask in English. So how has your stay been in Kathmandu? Is it okay? You can Okay. हाय, सबसे पहले तो जय श्री राम, सभी को बहुत प्रणाम, नमस्ते। अभी थोड़े दिन पहले कृषा जी अपनी किसी एक फिल्म, यही क्वेश्चन है ना, लाइक no, How I came into the Nepal. no. How has your stay been in Kathmandu? You have been here for almost a month. more than a month. More than that. How has been my stay in Kathmandu? Well, जब मैं यहाँ आया नहीं था उससे पहले, इनफैक्ट मेरा ही नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट इंडिया में एक थोड़ा अलग तरह का एक्सपीरियंस है, क्योंकि नेपाल के बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। तो जिसने नेपाल देखा नहीं उसके लिए नेपाल को लेके एक पुअर कंट्री जैसा इमेज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने देखा नहीं है। तो मेरे लिए जब नेपाल आया तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि इंटरेस्टिंग भी था और बहुत अमेजिंग था एक्सपीरियंस। I've been to Dubai, I've been to London, I've been to America. तो वही जो एक इमेज लेके मैं आया था कि अच्छा ठीक है, छोटा सा कंट्री है, छोटी चीजें हैं। कल्चरली ये पता था, हम सब लोगों को पता है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, तो कल्चरली हम लोग सेम है, कनेक्ट है, हमारा सारा लैंग्वेज का भी कनेक्ट है। तराई वाली साइड जो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है बिहार के साथ। तो एक ऐसा इमेज लेके आया था, तो मुझे एक हफ्ते तक तो समझ नहीं आया कि मैं क्या उस कंट्री में हूँ जैसा हमें लगा था वहाँ अपने इंडिया में, अपने मुंबई और दिल्ली में बैठ के। तो वो मेरे लिए बहुत एक एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी भी चीज में पुअरनेस नहीं दिखी। स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, कल्चर हम जानते हैं कि हम लोगों का बहुत रिच है, उसके अलावा यहाँ का सिस्टम, यहाँ के रूट्स, हर एक चीज ने एक अलग तरह का एक्सपीरियंस दिया। प्लस लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला, तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि मुझे किसी भी जगह से ये ऐसा नहीं लगा कि जैसा एक इमेज जैसा बना हुआ है। तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था सबसे ज्यादा। Last time when we had the conversation outside, I also like you had mentioned that Nepal, मेरो लागि चाहिँ हमारे लिए इंडिया में पर्सपेक्टिव था कि नेपाल एकदम poor country है। So you as a writer, how are you seeing Nepal right now? Found it very interesting, like full of stories, full of people, जिनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करने के लिए। तो और हम अपनी कहानी में भी जो चीज एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली होता क्या है कि सिनेमा अपने आप में इज्जत, सॉफ्ट पावर, स्पोर्ट्स होते हैं जैसे सॉफ्ट पावर होते हैं। हर किसी कंट्री का पॉलिटिक्स हर जगह से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन जो सिनेमा है वो दुनिया में हर जगह पहुंचता है। तो अगर आप अपनी कंट्री की कोई चीज या आपका कंट्री का विजुअल जिस तरीके से दिखाते हैं पूरी दुनिया को, तो वो वहां तक मैसेज पहुंचता है। अगर जर्मनी में बैठा कोई आदमी है, अगर वो मेरी नजर से देखे तो कभी नेपाल के बारे में वैसा नहीं सोचेगा। आइडियाज हो, कंट्री हो, रिचनेस हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, लोग हो, उनके एक्सपीरियंसेस हो, तो वो किसी तरीके से वो कमतर नहीं सोचेगा। मतलब मैं अगर देखूं तो मेरी नजर में नेपाल अपने अपने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप लोग को बताने के लिए बोल रहा हूँ। शायद ये हमारे बीच में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है, हमारी टीम में भी डिस्कशन हुआ है कि मेरे लिए एकदम से पूरा दूसरी तरह का एक एक्सपीरियंस था। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप जैसे सिनेमा है आपका सिनेमा, तो आपकी सिनेमा सॉफ्ट पावर होता है, तो आप सिर्फ उनको, अब जैसे सिनेमा को लोग एंटरटेनमेंट समझते हैं, विच इज ट्रू, और सिनेमा के साथ क्योंकि मार्केट जुड़ा हुआ है,
तो ठीक है, अगर आप कुछ बना रहे हैं, आप 4 पैसे लगा रहे हैं, तो जब तक 6 पैसे आपके पास नहीं आएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप थोड़ा सा कोशिश ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जो कंट्री है, उस कंट्री के अंदर का जो पूरा माहौल है या कंट्री की जो इमेज है, उससे रिलेटेड चीजें अगर आपके कैरेक्टर्स में आ सकें, तो हिंदी में एक शब्द है संवाहक, मैसेंजर के लिए यूज होता है। तो आपका सिनेमा पूरी दुनिया में पहुंच के बता सकता है दुनिया को कि नेपाल कितना केपेबल है, जितना मैंने अपनी नजरों से देखा है, बिकॉज आई डू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो मैंने कल उनको भी यही बोला कि मैं एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ आया था। मुझे मैम भी अगर लाए थे तो मुझे इसीलिए लाए थे कि अच्छा ठीक है, हमारे यहाँ पे यूजुअल स्टोरीज, इस तरह की स्टोरीज, एक सेट फॉर्मूले पे बनी हुई स्टोरीज, वो सब चलती हैं, विच इज ओके। लेकिन कुछ ऐसा हो जो, अब क्योंकि मैं इंडिया से हूं तो सिमिलर सा कल्चर है हमारा, तो मैं समझ सकता हूं उन चीजों को भी। तो आप एक ऐसे पर्सपेक्टिव को लेके आओ कि हम अपने सिनेमा को, और इस फिल्म को लेके भी हमारे कुछ आइडियाज ऐसे ही हैं कि हम इसको तेलुगु में भी करें, हम इसको तमिल में भी करें, भोजपुरी में भी करें, हम इसको मलयालम में भी करें, और इसके अलावा इसको इंग्लिश में एटलीस्ट सबटाइटल करके नेटफ्लिक्स को भी अप्रोच करें, ताकि आपकी ये फिल्म कम से कम 100, 150, 200 कंट्रीज तक पहुंचे और लोग देख पाए नेपाल को एक नए लाइट में। तो ये एक मेरा बेसिक आइडिया था। तो दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे आने का मौका मिला आपकी वजह से, वरना लाइफ में शायद पता नहीं आ पाते या नहीं आ पाते, या कभी पशुपतिनाथ आते और बाहर से बाहर चले जाते। लेकिन लोगों के साथ मिलके, उनके साथ बातें करके, तो मेरा बहुत रिच एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ से जब जा रहा हूँ तो एक बहुत बहुत रिच एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ। Since म्यामको कुरा जोडिहाल्छु म यसमा पनि, why सचिन सर, why an Indian writer, हाम्रो नेपाली इन्डस्ट्रीमा के चाहिँ त्यस्तो मिसिङ फिल भयो अथवा के कुरा चाहिँ तपाईँलाई ल्याउन मन लाग्यो? नेपालमा मिस नै भएर चाहिँ ल्याएको होइन उहाँलाई, होइन तपाईँहरू सबैजना जस्तै आम अल्सो फ्यान अफ ग्याङ्स अफ वासेपुर, होइन। अनि उहाँको र मेरो इन्सिडेन्ट रमाइलो छ, मुम्बईमा भेट भएको। म आफ्नो अर्को कुनै सिनेमाको चाहिँ हिन्दी भर्जनमा काम गरिरहेको थियो, उहाँको र मेरो भेट भयो। सो हामीले आइडिया एक्सचेन्ज गर्ने बित्तिकै वी कनेक्ट विथ इच अदर कि व्हाट काइंड ऑफ मूवी आई वांट टू मेक, एंड ही सेड कि आपके नेपाल में भी ऐसा बनता है, तो आपने नेपाल नहीं देखा होगा, आपसे ज़्यादा रीच है हम लोग, आप लोग कंट्री रीच है, हम पीपल रीच है। तो you have to come Nepal and visit our country and see the people how happy we are. And he said okay, तो नेपाल जाना बनता है। तो ऐसे हमारा स्टार्ट हुआ था एंड सडनली हम लोग ने एग्रीमेंट किया, बातें हुई, 2-4 मीटिंग हुआ, एक ही बात में नहीं हुआ। 2-4 बार मीटिंग करने के बाद मेरा आइडिया था कि आई नीड दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट एंड आप कर सकते हैं इसे, तो बहुत अच्छा होगा। एक दोनों कंट्री की ब्रीज भी चाहिए। सॉरी म हिन्दीमा भनिरहेको छु, उहाँलाई पनि होस् भनेर। दोनों कंट्री के बीच में ब्रिज चाहिए, क्योंकि हम जंप करना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री को लेके, बहुत बड़ा छलांग लगाना चाहते हैं, मगर कर रहे हैं यहीं पर बैठ के। तो व्हाई नॉट एक कोलैबोरेट हो जाए। इट डजंट मीन कि हमारे नेपाल में राइटर ही नहीं था इसलिए लाया, मगर कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा जंप करने का सोचा, इसलिए सचिन जी से मिला। तो जैसे आप सब लोग फैन है कैंसर पर्सन तो वैसे मैं भी थी, तो एक अच्छा सा डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग हो जाए, इसलिए सचिन जी को चूज किया। So we're so happy that we have like Sachin sir into Nepali cinema. That's a big thing नि त, एउटा नेपाली हामीलाई पनि हामीले हेरिरहेको नेपाली सिनेमा मा चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ उहाँको फिल्म्सहरू देखेर पनि थाहा हुन्छ हामीलाई, म्यामको फिल्महरूमा पनि। अनि झन् टु मिक्सचर अफ नेपाली र इन्डियन टेस्टमा चाहिँ अब के चाहिँ स्टाइल आउँछ त्यो अवेटिङ पनि फिल भइरहेको छ। सो विल गो ब्याक टु योर जर्नी। Okay. Where did it start, like the journey of your screenwriting or writing itself? Okay, I do belong to Delhi, और दिल्ली का जो कनेक्शन है वो यूपी और बिहार से काफ़ी ज़्यादा है। एंड आई डू बिलोंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो डैड को मेडिकल इश्यूज थे, तो आई स्टार्टेड गिविंग ट्यूशंस एट द एज ऑफ 14, जब मैं 14 साल का था। तो तब से मैंने अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। तो लाइफ उसी पॉइंट से फ्लावरी नहीं थी, मतलब जिस दुनिया को देखा, जिस दुनिया को समझा, तो वो रियलिज्म से ही स्टार्ट हुआ। तो और मेरे बड़े भाई भी थे, हैं, तो वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। हम दोनों भाई पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, तो वो ज़्यादा अच्छे थे। तो उनको लेके काफ़ी एस्पिरेशन थी सारी फैमिली की, शायद लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं।
मैं बचपन से थोड़ा इन्हीं सब चीजों में रहता था, मुझे बड़ा शौक था पढ़ने का। मैं शायद 6 या 7 साल का था जब से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था, जो भी टूटी फूटी पोएम्स होती हैं। तो मेरा उस तरफ इंटरेस्ट था, तो लोगों को सबको पता था फैमिली में कि ये शायद ऐसे ही रहेगा या कुछ आलतू फालतू सी चीजें करेगा जीवन में। भाई को लेके वो सारी एस्पिरेशंस थी, तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, अभी घर में प्रॉब्लम है, तो मैंने ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट किया। मेरा एजुकेशन से जो खुद अपना जो इंटरेक्शन होना शुरू हुआ वो 10th के बाद हुआ, जब मैंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो घर की जिम्मेदारियां थी, स्कूल से मैं 2 बजे आता था और 3 बजे से लेके मुझे याद है मैं रात के 11 बजे तक ट्यूशंस पढ़ाया करता था। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो थे वो स्टार्टिंग ही बहुत बड़े रियलिज्म से हुआ। तो दुनिया को कभी भी मैंने उस एंगल से नहीं देखा। मेरा पर्सपेक्टिव वो था कि हर किसी आदमी के पीछे, कैरेक्टर के पीछे, उसके सिचुएशन के पीछे उसकी अपनी कहानी क्या है। तो मैंने उसी तरीके से उनको देखना स्टार्ट किया। तो जिस दुनिया से आता हूँ वहां पे हमने आसपास उस टाइम, अगर आपको याद हो 90s के आसपास में दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो वेस्टर्न यूपी वाला एरिया, वहां पे बहुत ज्यादा क्राइम हुआ करता था। डीपी यादव अगर आप लोगों ने सुना हो, मुलायम सिंह यादव का वहां पे बहुत बड़ा क्लाउड था। तो वो सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखी हैं। मतलब मैं एक एक्सपीरियंस भी आपको बताना चाहूंगा कि मैं अपने नेफ्यू को लेके मार्केट गया हुआ था और हम लोग सड़क पे ऐसे खड़े होके कुछ चाय वाय पी रहे थे, चाय ही पी रहे थे। तो अचानक से एक आदमी जाता है बगल से गुजर के, एंड इट वाज अ वेजिटेबल मार्केट। तो किस तरह की दुनिया थी उस टाइम पे, और मेरा छोटा सा भतीजा था, मैं चाय पी रहा था, उसको लेके कहीं लेके जा रहा था। तो एक आदमी चल के आता है पूरी स्पीड के साथ, और यहाँ पे मैंने कैरेक्टराइजेशन भी देखा उस आदमी के अंदर, जो बहुत सारी क्राइम की फिल्मों में यूज भी किया और मैं करता भी हूँ। वो आदमी चलते चलते गया तो उसका थोड़ा कंधा मुझसे लगा और चाय गिर गया मेरे हाथ से। तो मैंने पलट के उसको जोर से तमाचा मारा। आई वॉज यंग, सो सॉरी फॉर दैट। उस टाइम यंग थे और काफी खून गर्म था। तो उसने एकदम से हाथ वाथ जोड़ा, और वो जो होते हैं ना लोग जो लेबर का काम करते हैं ऐसे मार्केट के अंदर, वो वैसा आदमी था। तो उसने बोला साहब गलती होगी, सॉरी 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 करके वो निकल गया। एंड आई केम बैक टू माई टी। मैंने चाय का सिर्फ एक सिप लिया था, मुझे गोली की आवाज सुनाई दी। सेम वही आदमी आगे गया 10 स्टेप्स अहेड, और उसने जाके जो सब्जी मार्केट में आड़ती बोलते हैं, जो ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर्स टाइप होते हैं, तो शायद उसके यहाँ पे काम करता था। बाद में पता चला उसका कुछ पैसे को लेके पंगा था। तो एकदम से निकल के गया, उसने उसको गोली मारा और कट्टे को यहाँ पे डाल के सीधा निकल गया वो, जिसको मैंने भी 5 सेकंड पहले थप्पड़ मारा था। हाँ, लिटरली। एंड टू बी इन माई गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली लैंग्वेज, मेरी गांड फट गई थी उस सिचुएशन के बाद। ये मतलब व्हाट दिस हैपेंड। तो मुझे एक चीज पता चली, क्रिमिनल्स लोगों के बारे में भी और बाकी लोगों के बारे में भी, जो लोग सेंटर्ड होते हैं या फोकस्ड होते हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं होता कि अगर मेरा वो एम है, मुझे वहां जाके एक काम करना है, तो रास्ते में अगर कोई भी उसकी अड़चन होती है, जो भी होती है, उसको उससे मतलब नहीं है। चाहता तो गोली मुझे भी मार सकता था, उसको उस आदमी को मारना था। यहाँ उसको पता था कि मैंने गलती की है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स से भी जब मैं मिला, तो उनको भी मैंने देखा, वो सड़क पे चलते हुए या लाइफ में जो असली क्रिमिनल होता है, वो कभी भी आम लोगों से नहीं भिड़ता। जहाँ उसकी गलती होती है, गलती भी मान लेता है, उसको पता होता है कि मेरा दुश्मन कौन है। तो ये सारी चीजें मैं अपनी क्राइम सागा में इन चीजों में रखने की कोशिश करता हूँ। तो वही सब करते करते फिर दिल्ली में थोड़ा एजुकेशन, क्योंकि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते फिर बड़े बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर 10th तक के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मेरा एजुकेशन आगे चलता चला गया, ग्रेजुएशन में पहुंचा तो 10th तक के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड देन आई केम टू दिस, देयर इज वन वेरी फेमस कॉलेज कॉल्ड AJK MCRC, अनवर जमाल किदवई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, दिल्ली में है, जामिया मिलिया इस्लामिया में। और एक टाइम था जब वो एशिया में सबसे बेस्ट जर्नलिज्म और फिल्म का स्कूल होता था। शाहरुख खान इज फ्रॉम दैट कॉलेज, शाहरुख खान, देन कबीर खान, हबीब फैजल हु मेड इश्कज़ादे। तो वहां कॉलेज में मैंने सुना कि कुछ ऐसा फिल्म का एक कोर्स है, तो काफी उसका नाम सुना, तो वहां पे गए, एडमिशन लिया। तो वो मेरा पहला सिनेमा के साथ एक बड़ा एक्सपीरियंस उस जगह से स्टार्ट हुआ। वहां पे फिर बहुत सारा वर्ल्ड सिनेमा देखा, काफी सिनेमा को करीब से समझा। तो तब लाइफ में एक जगह मिली कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। और उसका मुंबई पहुंचने के बाद एक चीज को लेके क्लैरिटी थी कि तभी भी मैंने उस दिन से लेके आज तक कभी मैं यशराज में नहीं गया। अभी हालांकि यशराज के साथ एक फिल्म प्रोसेस में चल रही है, लेकिन अब सब कुछ करने के बाद उस टाइम क्लैरिटी थी कि मुझे यशराज सिनेमा नहीं करना है। उस टाइम क्लैरिटी थी कि मुझे करण जौहर का सिनेमा नहीं करना है। इसलिए उस टाइम जाके भी मैं सबसे पहले मिला था तो हंसल मेहता से मिला था। यू नो हंसल मेहता, वासेपुर पहले हंसल मेहता करने वाले थे, तो सबसे पहले उन्हीं को जाके अप्रोच किया था। तो अपने को ये भी पता था कि हाँ ठीक है, मेरा सिनेमा किस दुनिया से आता है। जैसे आप सब लोग
हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, ठीक उसी तरीके से आई मीन तो से कि हम जिस दुनिया से आते हैं, हर किसी का एक फोटे होता है अपने काम में भी, अपने एक्सपीरियंसेस में भी, एंड व्हाट वी आर इज अ बंच ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। जो दुनिया हमने देखी है वही हमारी एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता चला जाता है, हमारी वही आइडेंटिटी होती है। एक बिजनेसमैन एक परफेक्ट ये स्पेसिफिक सिचुएशन में वो उसका रिएक्शन किसी एक सिचुएशन को लेकर कुछ अलग होगा, कृष्णा जी का अलग होगा और मेरा अलग होगा, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो अनुभव होते हैं वो हमारी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज को लेकर मैं श्योर था कि मुझे किस तरह का सिनेमा करना है, किस तरह की कहानियां कहनी है, मैं किस दुनिया से आया हूं और कौन सी चीज मेरे लिए सबसे परफेक्ट है जिसको मैं क्लोजली कह सकता हूं। तो अब एक कहानी हमको मिली क्योंकि बिहार से थे, एक कहानी को पकड़ा, उसको पकड़ के पिच किसको करना है ये भी पता था, इसलिए हमने कहानी जब लिखना स्टार्ट किया उससे लगभग मुंबई जैसी जगह पे जहाँ इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब वहां पे मेरे ख्याल से, और जब हम लोग गए थे 2009 या 10 में तो उस टाइम बहुत स्ट्रगल था। अभी ओटीटी के बाद सैटेलाइट का एक दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाते हैं, फ्लिपकार्ट भी वीडियो बना रहा है, वहां पे जोमेटो एक फूड डिलीवरी का ऐप है वो भी बना रहा है। तो भी राइटर के लिए बहुत कुछ है, उस टाइम कुछ नहीं था, आइदर टीवी या फिर फिल्म। शुरू में जाके मैंने टीवी भी किया थोड़ा सर्वाइव करने के लिए, एकता कपूर का जो बालाजी टेलीफिल्म्स है उसमें 1 साल काम किया। तो लगे से वो श्योरिटी थी, तो पता था कि मुझे इस तरह की कहानियां कहनी है। उस तरह की कहानियां कहने में उस टाइम से 3-4 ही लोग जाने जाते थे, एक तिग्मांशु धूलिया, अनुराग कश्यप और हंसल मेहता। तो इन्हीं लोग को टैप किया और लकीली 3 से 4 महीने में ये फिल्म हो गई थी। मतलब वो भी एक लंबा प्रोसेस है, उसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। Is there any cinema in your early phase that you look up to or like you got inspired from? From Indian cinema or from the word cinema? Any cinema. Word cinema से I'm very inspired from the work of, हालांकि बहुत उनका क्या बोलेंगे, बहुत आरामदायक सा काम होता है। वो 8-8 घंटे की फिल्म बनाते थे। बेलाटार फ्रॉम इटली, बेलाटार का आप लोगों ने डेफिनेटली नाम सुना होगा क्योंकि फिल्म स्कूल से हैं। वो ऐसे हैं, वो एक शॉट 7 मिनट 8 मिनट का शॉट लगाते हैं। या इंडियन सिनेमा में अगर आप देखो तो सत्यजीत रे, आप सब लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, ठीक है। वो मतलब एक नॉर्मल सी चीज को किस तरीके से दिखाते हैं। इन जनरल क्या होता है, हमें किसी आदमी की इमोशन को दिखाना है तो उनके मुंह पे कैमरा लगा देते हैं, ठीक है। तो सत्यजीत रे का ये था कि वो उसी क्राफ्ट को तोड़ के वो कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो सत्यजीत रे इज वन, देन अनुराग कश्यप एब्सोल्युटली। और एक इंपॉर्टेंट बात, मुझे पता है कि मैं यशराज की सिनेमा या यशराज का सिनेमा मेरा सिनेमा नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे लिखने को अगर आए तो मैं मना कर दूंगा, या करण जौहर की लव स्टोरीज अगर मेरे पास आती है तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता वो मेरा फोटे नहीं है, मैं उसे 100% नहीं कर पाऊंगा या 100% नहीं दे पाऊंगा। लेकिन क्योंकि मैं उस दुनिया से नहीं आता तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। अगर देखना हो मुझे वासेपुरा की एक तरफ लगी है और एक तरफ डीडीएलजे लगी है, तो देखने के लिए मैं पहले डीडीएलजे जाऊंगा। वो एज अ पर्सन हूं मैं, क्योंकि मुझे वो दुनिया एक दुनिया है जिसको मैं एक्सपीरियंस करता हूं और बनाता हूं, वो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन अगर मुझे अपनी उस दुनिया से निकलना है तो जाता मैं उसी तरफ हूं। और सेम ऐसे एक्सपीरियंसेस मैंने बहुत सारे राइटर्स के साथ वहां पे उन लोगों से सुने हैं कि हमने जो शैतान के अभी तो बड़े डायरेक्टर हैं, वो शैतान लिखी थी उन्होंने और डायरेक्ट की थी, उनकी पहली फिल्म थी बिजॉय नंबियार, ही इज अ फ्रेंड। तो और अभी भी उनका लेटेस्ट कुछ नेटफ्लिक्स या अमेजोन पे लेटेस्ट उनका कुछ आया है, तो वो भी इसी तरह के हैं। तो उनका भी एक ऐसा ही एक्सपीरियंस था कि नहीं यार, जब भी हमको देखना होता है तो यार फिर मुझे घोसला में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम अंदर से सारी चीजें एक्सपीरियंस हमारे अंदर होते हैं। अभी मेरे फील है, दिस इज पर्सनली आई फील, लेकिन एक डेफिनेशन होना, डिफाइनिंग होना दोनों वर्ड कि अच्छा ठीक है मुझे काम करते टाइम में ये करना है और मुझे अगर देखना है अपने लिए चीजें कुछ करनी है तो मुझे इस रास्ते पे जाना है। तो जैसे जो मैं अप्लाई भी करता हूँ अपने स्क्रीन प्ले में, अपनी कहानियों में। So now we'll get more into the writing process. So for you, like not every story has that charm or to build up into a cinema. So how do you identify that this story has something that can be built into cinema? Correct. ठीक है, लगे सही कि हर किसी आदमी का एक फोटे होता है एंड मेरे लिए वो डिफाइनिंग है कि मुझे पता है अच्छा ठीक है कौन सी कहानी है जो मेरी है, जिसको मैं कह पाऊंगा या मैं कहना चाहता हूँ। और वो एक जर्म, वो एक आइडिया, लाइक आइडिया
बहुत बेसिक वाले फॉर्म पे, लाइक आइडिया इज फिलोसफी, प्लॉट इज मोर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आइडिया तो हो सकता है, थ्री इडियट्स का आइडिया इज तीन लड़के एक एजुकेशन सिस्टम में उनको कुछ फॉल्ट दिखाई देता है, तो एक तीन लड़के जब एजुकेशन सिस्टम में आते हैं तो अब वो क्या करेंगे, एंड व्हेन यू गो टू प्लॉट तो फिर वो तीन लड़कों को एक कॉलेज में लेके आते हो, फिर हॉस्टल में उनकी दोस्ती कराते हो, अगला प्लॉट में उसको आप उसके प्रोफेसर के साथ उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट में लेके जाते हो, उनकी फिर पर्सनल लाइफ, अपने उनके अफेयर, हालांकि उसमें सिर्फ एक ही बंदे का रेंचो का अफेयर था, उस पर लेके जाते हो, फिर रेंचो की अपनी कहानी भी, वो तो प्लॉट की तरफ आप जाते हो। लेकिन इन जनरल वो जो जर्म आइडिया होता है बिल्कुल बेसिक एज इन व्हाट इफ इज द आइडिया। व्हाट इफ एक ऐसा सिचुएशन है, व्हाट इफ अ रिच पर्सन इज देयर, अ रिच बॉय इज देयर, अचानक से एक दिन उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, नाउ ही हैज टू लिव ऑन स्ट्रीट्स, दिस इज एन आइडिया, जस्ट बेसिक व्हाट इफ ऐसा हो गया। अब ऐसा होने के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या होगा, दीज आर प्लॉट्स। तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, मुझे वो आइडिया, वो जर्म लगना चाहिए कि अच्छा ये कहानी एक आदमी की है, ठीक है, ये कहानी ऐसे आदमी की जिसके साथ ये हो गया, दिस इज द कोर आइडिया, बेसिक आइडिया, फिलोसॉफिकल थिंग। अब उसकी जिंदगी में प्लॉट्स क्या डालने हैं वो डिपेंड करता है कहानी के साथ जैसे जैसे आप जाते जाते हो। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है, मैं एज अ राइटर ये बोल सकता हूँ, राइटिंग में जब भी आप फंसो, कोई भी अगर कोई राइटर है इसमें, जब आप फंसो, कीप राइटिंग। एक पॉइंट लिटरली ऐसा आता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कि कहानी खुद से कहना शुरू कर देती है अपने आप को, प्लॉट्स खुद से अनफोल्ड होना शुरू कर देते हैं, बस जस्ट कीप राइटिंग। और वैसा मैं बहुत करता हूँ, जहां अटकता हूँ मैं अलग अलग चीजें लिखने लगता हूँ, उसी आइडिया को फिर एक दूसरे तरीके से, फिर तीसरे तरीके से, एक पॉइंट पे कहानी प्लॉट अपना खुद बता देता है कि मुझे इस एंगल पे लेके जाओ। दैट्स अ कनेक्ट एक राइटर का अपनी स्क्रिप्ट के साथ होता है। And what about the Gangs of Possible? Where did it start, from character or the plot? Or like, if there is another process, how it started? Again, it started from a very basic germ and a very general thing. You all must have seen that film. So उसमें कैरेक्टर डेफिनेट, रिमेम्बर, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो दिल्ली में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम से वो मेरा एक कॉमन फ्रेंड होता था। तो अपना फिल्म स्कूल खत्म करने के बाद आई वेंट टू मुंबई, आई स्टार्टेड वर्किंग। उस टाइम पे एकता कपूर का जो बालाजी था उसमें काम करना स्टार्ट किया। तो उसने किसी से सुना कि मैं मुंबई चला गया हूँ, एंड ही वांटेड टू बी एन एक्टर। अभी काफी फिल्मों में उसने एक्ट किया, रिवॉल्वर रानी, और शायद शाहिद के साथ भी उसने किसी भी फिल्म में काम किया। तो ही केम टू मुंबई टू बिकम एन एक्टर। तो क्योंकि मैं फिल्म स्कूल से था तो मेरे पास 4 या 5 हजार फिल्मों का एक कलेक्शन था, बहुत सारी डीवीडीज थे फिल्म्स। क्योंकि मैं पहली बार जब फिल्म स्कूल में गया, एक लार्जर एक आइडिया के साथ मैंने फिल्मों को समझना स्टार्ट किया। तो जो फिल्म मिलती थी मैं उनको ले लेता था, जिनका भी मेंशन होता था। तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी मेरे पास, 4 या 5 हजार फिल्मों की, और एक बहुत बड़े बैग में थी। मैं मुंबई गया था तो सिर्फ एक छोटा बैग कपड़े का, और वो मेन 2-3 बैग उन्हीं के लेके गया था। तो वो एक्टिंग करने के लिए आया था, तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, घर पे खाली बैठा रहता तो फिल्में देखता रहता था। तो उसी में ही सॉ अ मूवी कॉल्ड सिटी ऑफ गॉड्स, इज अ ब्राजीलियन मूवी एंड वेरी फेमस मूवी, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग चाहें तो उस फिल्म को देखिएगा जरूर, सिटी ऑफ गॉड्स। तो आइडिया केम फ्रॉम दैट सिटी ऑफ गॉड्स। उसने सिटी ऑफ गॉड देख के बोला कि हमारे वासेपुर में सेम ऐसा होता है। दैट वाज द कोर आइडिया। कहानी यहां से स्टार्ट होती है। अब क्योंकि मैं उस क्राइम वर्ड से आता था, थॉट प्रोसेस से आता था, क्राइम वर्ड के थॉट प्रोसेस से, मैं नहीं आता क्राइम वर्ड से। तो थॉट प्रोसेस से आता था, तो एकदम से कान खड़े हो गए कि व्हाट, क्या। अब ये तो पता था कि यहाँ कोल माइंस है, वहां पे क्राइम होता है, कितना क्राइम होता है, किस तरह का क्राइम होता है। जब वो सामने बोल रहे हैं कि ऐसा हमारे वहां पे होता है, तो फिर डेफिनेटली उसके पास स्टोरीज होंगी। लाइक आई सेड, हम जिस दुनिया से आते हैं वो हमारी सबसे करीब हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो देन ही स्टार्टेड टेलिंग ऑल दोस स्टोरीज, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो जिसको हमने इन शॉर्ट कुछ 7 या 8 पेजेस की एक छोटी सी कहानी बनाई, और उसके बाद हमने हंसल सर को पिच किया सबसे पहले। तो इन दैट वेरी फर्स्ट मीटिंग हम जब उनसे मिलने गए थे, शायद उनकी बेटी पैदा हुई थी, तो घर में मेहमान थे, तो नीचे उनके लॉन में हम लोग मिले। तो उन्होंने बस वो आइडिया सुना, वो पेजेस हल्का सा 2-3 पेजेस पढ़े, नहीं सेड कि मैं बना रहा हूँ ये फिल्म, अब इसे किसी के पास लेके मत जाना। बट व्हाट हैपेंड कि उनकी उस टाइम पे 1-2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। तो उन्होंने हम एक दिन 3 या 4 महीने के बाद बुला के बोला कि ऐसा है, मैं
मेरी 2-3 फिल्में फ्लॉप हैं, तो आज की तारीख में जितना पैसा इसके लिए चाहिए मुझे मिलेगा नहीं उतना पैसा। तो ऐसा करो तुम मुझ में ना अटक के ना इधर उधर भी घूमना स्टार्ट कर दो। एंड आई वाज हेल्प बेंट, शुरू से हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि ये फिल्म देखना अगर बना सकता है अनुराग ही बनाएगा आज की तारीख में। लकीली उस टाइम पे, अच्छा उस टाइम तक अनुराग वाज नॉट दैट, ही वाज बिग, बट उनकी भी फिल्में फ्लॉप थी, लीग से हटके थी, नो स्मोकिंग थोड़ा डिफरेंट थी, गुलाल डिफरेंट थी, बट नाम बड़ा नहीं हुए थे क्योंकि वहां पे इंडिया में क्या है, जो मैंने डिफरेंस यहाँ और नेपाल और यहाँ के उसमें भी देखा, नेपाल में पीपल आर वेरी कनेक्टेड टू फिल्म्स, एक अपने बच्चे की तरह। इंडिया में इट्स मोर लाइक मार्केट, आज से नहीं पिछले 20-25 साल से। अगर मार्केट में कोई चीज अलग आइडिया भी फिट हो रहा है तो लोग एकदम से ऐसे उठा के पकड़ लेते हैं। तो आई सेड कि ये सिर्फ अनुराग के पास लेके चलते हैं, ही डेफिनेटली मेक इट। जब हंसल सर ने मना किया, वी वेंट टू मीट अनुराग सर। तो पहले तो उनको थोड़ा चेज किया, उनका नंबर पता किया, तो पता चला कि वो देयर इज अ थिएटर इन मुंबई कॉल्ड पृथ्वी थिएटर। तो पृथ्वी थिएटर पे वो आए हुए थे। उनकी गर्लफ्रेंड उस टाइम होती थी कल्कि, तो कल्कि उस टाइम पे थी यार। शी लेटर बिकेम हिज वाइफ एज वेल, देन दे डिवोर्स्ड। तो कल्कि का एक प्ले था जिसके लिए वहां पे वो प्रोड्यूस कर रहे थे। तो एक दोस्त ने बताया कि ऐसे वहां पे उनका प्ले चल रहा है, तो जाओ तो वहां पे जाके उनसे मिल सकते हो। सो इन शॉर्ट वी वेंट टू मीट हिम। उनके आसपास काफी भीड़ थी क्योंकि नाम वो बड़ा थे और जिस तरह की फिल्में बनाते थे। तो काफी देर के बाद मौका मिला और हम उनको देख रहे थे, वो हमको देख रहे थे। उनको पता था कि हाँ लड़के मुझे देख रहे हैं, किसी बात के लिए मिलना चाहते हैं। तो मिलना नहीं हो पाया। फाइनली हम लोगों ने उनको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद वी हैड दोज 8 पेजेस कि सर ये 8 पेजेस है, ये कहानी है, आप एक बार पढ़ लीजिए। तो उनके हाथ में सिगरेट जला हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट। उसी टाइम जलाया था उन्होंने सिगरेट। ही टुक दोज 8 पेजेस और सिर्फ सिंगल गो में उन्होंने वो 8 के 8 पेज पढ़ने के बाद द वेरी फर्स्ट थिंग वाज, किस किस को सुनाया तुमने, बिकॉज 8 पेजेस आर वेरी यूनिक। और एक ऐसा आदमी जो इस तरह के सिनेमा को जानता है अच्छे तरीके से, एंड ही इज फ्रॉम बनारस, तो उन्हें वो भी इस दुनिया को जानते हैं, इसलिए उनकी फिल्मों में भी क्राइम का वही एक रियलिज्म आता है। किस किस को सुनाया तुमने? तो ही सेड कि हंसल सर को सुनाया, बट ही सेड कि अभी मैं तो नहीं बना पाऊंगा इसको। तो ही सेड कि सामने बैठ जाओ, कुर्सी पकड़ लो, अभी अंदर प्ले चल रहा है। एक्चुअल वर्ड्स ये थे। और अभी इरफान बाहर आने वाला है, इरफान खान। और यूटीवी उस टाइम भी एक प्रोडक्शन हाउस होता था बहुत बड़ा, और उसकी जो सीईओ है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आने वाली है, और एक कुर्सी पकड़ के बैठ जाओ, उनको सुना रहा हूँ। वो करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं तो कर ही रहा हूँ ये फिल्म, आप किसी के पास लेके मत जाना। देन इरफान सर केम। एक्चुअली जो मनोज वाजपेयी ने रोल किया है वो पहले इरफान सर करने वाले थे, बाद में चेंज हुआ वो। तो इरफान सर केम, ही सेड यस। अनुराग ने ऑलरेडी यस बोल दिया था इन शॉर्ट। प्रोड्यूसर आई, उसको क्या चाहिए कि डायरेक्टर मेरा रेडी है, एक्टर मेरा रेडी है, दोनों आजकल काफी फेमस हैं, तो मार्केट देखते हैं कि हाँ ठीक है, वी आर आल्सो ऑन बोर्ड। तो मेरा ख्याल शायद आधे घंटे में फिल्म डिसाइड हो गई थी ऑन स्पॉट। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज हमको पता था कि ये कहानी कौन बना सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली मैं अगर एक लव स्टोरी लिखूं कभी, तो वो मैं करण या यशराज के पास ही लेके जाऊंगा। तो दैट वाज। Since we have ma'am here as well, so Paras, how Paras began? Where did it come from? Though we haven't watched it, but still the name itself has a promising feeling in it. So Paras ko journey चाहिँ हामीलाई हल्का सुनाइदिनु। This or हामी writing process में छौँ, अघि the future मा it's not true कि we have a big place like Sachin ji or the actor, me or Dai. इसलिए मात्रै एउटा composition better हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। Sometimes हामी stop हुन्छौँ कति कुरामा, sometimes expectations भन्दा माथि गइदिन्छ। But we are trying कि हाम्रो यो पारस भन्ने फिल्ममा चाहिँ एउटा रिमार्केबल पोइन्टहरू छोड्न सकियोस्, सिनेमा भाइस दिन सकियोस्, सिनेमेटिक फिलहरू गरोस् अडियन्सले। र एज वी सेड कि सचिनजी पनि नेपालमा आएर लेख्दै हुनुहुन्छ, यसलाई अलिकति क्यानभासको हिसाबले त्यसरी नै बनाउँ कि यो एउटा नेपालको फिल्म नहोस्, युनिभर्सल हुन्छ सिनेमा भने जस्तै। बाहिर हेर्दा पनि यो मेड चाहिँ नेपालमा भएको, तर सबैले एउटै वेमा इन्टरटेन गरोस्। जस्तै हामीले हिन्दी सिनेमाहरू गर्छौँ, इङ्ग्लिस सिनेमाहरू गर्छौँ, नेपाली सिनेमा डब भर्जनमा जाओस्, सब टाइटलमा जाओस्, तर सबैले इन्जोय गरोस्, सबैले कनेक्ट गरोस् र सबैले हेरोस्। अब यो त ग्यारेन्टी हुँदैन कि हामीले बनाएको सिनेमा यति पर्सेन्टले हेर्छ, यति इन्जोय गर्छ,
यति पैसा हामीलाई रिटर्न आउँछ। आइएम नट द्याट काइन्ड अफ मेकर कि म पहिला क्यालकुलेट गरेर यति पैसा आउँछ। आइएम द्याट काइन्ड अफ मेकर कि एकदमै हङ्गर लेभल भएको मेकर हो म। एन्ड सचिनजीले एक्सेप्ट गरेको पनि बिकज अफ माई हङ्गर लेभल। मैले उहाँलाई त्यो चेज गर्दै उहाँलाई मैले स्क्रिप्ट प्याटर्न यस्तो आई वान्ट टू डू दिस काइन्ड अफ मूवी, प्लीज कोलैबोरेट विद अस। बहुत बार बोलने के बाद हम दोनों कोलैबोरेट थे ना। वही कुराहरू चाहिँ के भने नेपाल अब तपाईँ हामी यहाँ जतिजना बसिरहनु भएको छ इन्क्लुडिङ मी, अरू कसैको सिनेमा लाग्ने बित्तिकै हेर्न गइरहेको छैनौँ। फर्स्ट हामी कसको रिभ्यू के आउँछ, कसले के भन्छ, फलानु फिल्म थिएटरमा कति चलिरहेछ, वी आर काइन्ड अफ पिपुल इन नेपाल। इन्डियामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने रिक्सा चलाए पनि त्यो के भन्छ ढाबामा काम गरे पनि सिनेमा इज काइन्ड अफ लिभिङ थिङ्समै पर्ने जस्तो कि हरेक फ्राइडे किनकि विकेन्डमा हेर्न जाने भनेको सिनेमा। हाम्रोमा कल्चर डेभलप भएको छैन। वी आर टकिङ अ बिग बिग थिङ्स कि लाइक हुन्छ नि यस्तो भएन सिनेमा त्यस्तो भएन। कहिले हामीले क्वेसन गर्छौँ त वी आर ट्रु अडियन्स टु, हामी अडियन्स चाहिँ हो त, वी आर नट अडियन्स। हामी अहिले पनि अरूको रिभ्यू अरूको कुरा फलो गरेर आफ्नो पर्सपेक्टिभ बनाएर सिनेमाहरू हेर्छौँ। सो इन्डियामा चाहिँ मार्केटको हिसाबले पैसा वेस्ट हुँदैन। अझ सो मेनी प्लेटफर्म दिएको छ होइन। अनि अर्को कुरा रेपुटेसनको हिसाबले मात्रै हुन्छ कि फलानुको फिल्म चाहिँ यति गएन, फलानुको फिल्म यति गयो, यो पटक फलानुको ऱ्याङ्क तल झऱ्यो। हामी एउटा प्रड्युसर को सिनेमा बिग्रिँदाखेरि चाहिँ प्रड्युसर रोडमै आउनुहुन्छ, कोल्याप्सै हुनुहुन्छ। अनि आफ्टर द्याट एज अ हिरो भएर मान्छे यही ग्रुपमा जिरो भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, पछाडि लास्ट बेन्चमा बसेर अरूको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल पारसले बिग चेन्ज ल्याउँछ अथवा भने इन्डस्ट्री यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर नथिङ, त्यस्तो केही पनि होइन। आई जस्ट वान्ट टु स्टेप अप। मेरो लागि इन्डिभिजुअल मेरो आफ्नो सोच हो कि मैले अलिकति मार्केट एक्सप्लोर गर्न सक्छु कि अलिकति कोल्याब गर्न सक्छु कि। आज मेरो सचिनजीसँग कुरा भयो, मेरो एट द सेम टाइम मार्बल स्टुडियोको राइटरसँग पनि इमेलमा कुरा हुन्छ। भोलि म त्यहाँ पुग्न सक्छु कि मार्केट एक्सप्लोर गर्न सक्छु कि अलिकति स्टेप आउट हुन सक्छु कि भन्यो। इट डजन्ट मिन कि मैले एउटा राम्रो की समातेको छु अब मेरो ढोकाहरू खुलिहाल्छ पैसा हालेर झरिहाल्छ, म त्यो बिलिभ गर्दिनँ। तर हाम्रो कोलाबोरेसन चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ। उहाँको क्राफ्ट गर्ने तरिका, उहाँहरूको राइटिङबाट आइम लर्निङ समथिङ। यस्तो तरिकाले हुने रहेछ इन्डियामा। फर इक्जाम्पल एउटा सिनलाई हामीले कृषा त्यो ढोकाबाट आएर यहाँ बस्छ भन्यो भने हामीले मोस्ट अफ द राइटरहरूले सेतो ढोका हुन्छ त्यहाँबाट आएर कृषा अगाडिको लाइटै लाइट हुन्छ त्यो टेबलमा बस्छ। तर उहाँहरूको क्राफ्ट गर्ने तरिका चाहिँ त्यो बाहिर दाउरादेखिको सिनारियो चाहिँ कस्तो हुन्छ। फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ्दा मलाई समझमा आएन, उहाँसँग रिसाएँ म, कितना लिखते हो यार आप लोग, में पढ़ते पढ़ते मेन पॉइंट पे नहीं पहुंचा, क्या लिख के भेजा आपने। मैंने उहाँलाई यसरी भने। वहाँ चाहिँ के हुन्छ, वहाँ से रेड सिग्नल आता है, वहाँ से ऐसे आता है, वहाँ पर एक दावरा थका लिए, इसके अंदर पेड़ ऐसे झुका हुआ है ताकि डिरेक्टरले त्यो भिजुअली त्यो वर्ल्डमा छिरोस् भन्ने प्रोसेस हुँदो रहेछ। त्यो उहाँहरूले बनाएको वर्ल्डमा छिरोस् र डिरेक्टरले इन्हान्स गर्न सक्छ भने बेटर वेमा गर्नुहोस् भने। सो हाम्रो राइटरहरू मोस्ट अफ द नेपालको राइटरहरूले चाहिँ डिरेक्टरले गर्ने काम हो, प्लट लेखिदिने काम हुन्छ। सो यो डिफ्रेन्सेसहरू भयो। इट्स अल अबाउट एक्सपिरियन्सको लागि हो, नट ओन्ली बिजनेस पर्सपेक्टिभ। किनभने अब बिगिनिङ पोइन्टमा छ, डेफिनेटली आफ्नो फिल्म राम्रो गरोस् भन्ने सबैलाई हुन्छ। एन्ड उहाँलाई पनि अझ धेरै छ, प्रेसर भयो भनिरहनुहुन्छ, यहाँ फिलिङ सो प्रेसर कि आप लोगों ने सबने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही होगा। दिस मूवी दैट मूवी इज भेरी डिफरेन्ट। पारस र ग्याङ्स अफ वासेपुर दुईवटा वर्ल्ड हो। एन्ड समटाइम उहाँले भन्नुहुन्छ कि नेपाली मान्छेको साइकोलोजी तपाईँले बुझाएको छैन, आई जस्ट नो यु, अनि म तपाईँको साइकोलोजीलाई क्यारी अन गर्दैछु। इट डज वर्क अर नट, आइ एम नट स्योर, बट मेरो काम चाहिँ म 100% दिन्छु। अनि मलाई तपाईँमा विश्वास छ, तपाईँको मैले पिताम्बर हेरेको छु, तपाईँले पनि 100% दिनुहुन्छ। त्यसरी हामीले कोलाबोरेट गरिरहेको छ। आई डोन्ट ह्याभ बिग ड्रिम कि ओहो पैसा आउनेवाला छ भनेर, त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति हिन्ट दिनुभयो भने यो पारस चाहिँ कतातिर रिभल्भ हुन्छ, कुन वर्ल्डमा रिभल्भ हुन्छ भने हल्का हिन्ट दिनु। वी आर बिलोङ फ्रम नेपाल, डेफिनेटली हामीले नेपाललाई चाहिँ साउन्ड्स रुड बट समटाइम हामीले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट चाहिँ कसरी गरेर रहेछौँ भने भिजिट सो मेनी कन्ट्री, सबको एउटै भनाइ छ कि नेपाल चाहिँ कुनै प्रान्त जस्तो पोर
अनि नेपालको मान्छेहरू चाहिँ गरिबीमा बाँचिरहेछन् टाइप अफ फिलिङ्स एन्ड ही सेड टु मी एज वेल एन्ड आई सेड कि यो कन्ट्री इज रिच डेफिनेटली यो कन्ट्री इज रिच बिकज यु हेभ अ गुड पपुलेसन बट वी आर रिच अकॉर्डिंग टु यु वी आर रिच पिपल आर रिच इन नेपाल यो कुरा पनि एउटा मेसेज चाहिँ कन्भे गर्नु पर्ने टाइम भएको छ अनि हाम्रो अहिले सोसल साइडमा हेर्नु न अल्गोरिदमहरू नै कसरी सेट भएको छ भने वी आर पोर हाम्रो बिग्छ कि गरिबी भिडियोहरू जान्छ कि भाइरल अनि इन्टरनेसनल मान्छेहरूले हेर्दाखेरि त वी आर फ्रम द पोर कन्ट्री एकदमै मेन्टालिटी पनि कमजोर अनएजुकेटेड अनहेल्दी पोर त्यो भनेपछि तर हामी मेरो विदेशी साथीहरू मेरो घरमा आउँदाखेरि के हुन्थ्यो यु लिभिङ लाइक क्विन भन्थ्यो एउटा मम्मीले बाबाले काम गरिरहेको छ भने हामी 5-6जना सर्भाइभ हुन सक्ने देशमा छौँ नि त हामी इन इन्डिया उनीहरूले आफूले काम गरेन भने त क्यानट सर्भाइभ सानो बच्चाहरू पनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फ्यामिली छ नि त 100 करोड कमाउने पनि त्यही छ 100 रुपियाँको लागि मारपिट गर्ने पनि त्यही छ नि त कमसेकम नेपाल यस्तो छ कि एउटा बाउले कमाउँछ भने 5जना बच्चालाई एजुकेसन हेल्थ सबै कुरा गभर्मेन्टले नदिँदा पनि बाउले दिएर पाल्न सक्छ द्याट्स वाइ वी आर रिच यो कुरा चाहिँ मेरो स्टोरीबाट भनिदिनुहोस् है भनेर ल्याएको छु और ये बात मैं भी एक्सेप्ट करूंगा बिकॉज आई फाउंड हर वेरी ब्रेव और अपना पहला इंटरेक्शन में भी इन्होंने इनका ये पैसे से रिलेटेड नहीं था इनके बारे में कोई कॉन्वर्सेशन ऐसा नहीं था कि मैं इतना लगाऊं और आप उधर से आओ बड़ा बड़ा कुछ करें और बहुत सारा पैसा हम लोग कमा ले ऐसा इनका कोई आइडिया नहीं था इनका पहला जो मुझे ब्रीफ था वो ये था कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहती हूँ कि जिसका अप्रोच ग्लोबल हो जो मतलब मैं उसमें अगर थोड़ा डबिंग कर दूं तो उस कहानी को एक जर्मनी वाला आदमी भी एक फ्रांस में बैठा हुआ आदमी भी वो देखे और मेरे नेपाल को मैं ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि वो कहानी दूर दूर तक जाए ठीक है तो ये इनका मुझे भी पहला ब्रीफ था और अभी तक पैसे वैसे को लेकर कोई इशू नहीं है कि पैसा खर्च हो गया इतना कमाना है या उतना कमाना है कि नहीं इसका रीच कितना बड़ा हो सकता है इसको हम पहुंचा कहां तक सकते हैं इंडिया में कहां तक पहुंचा सकते हैं नेटफ्लिक्स के थ्रू कैसे पहुंचा सकते हैं और कैसे हम अपने नेपाल को उसी लाइट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा आपने देखा कि भाई आपको ये सब चीजें यहाँ पे आके पता चली तो उनका भी मुझे फिल्म को लेके ये ब्रीफ था तो दिस इज I think everybody has watched Gangs of Wasseypur and the generational story. To kill the one villain, we have to go through all 3 of the generations. So, how was the structure, like, to the massive structure of that film without staying the emotion? Emotion was there, but the generation passed through it. What was your process or your structure? All right. When the story started, it was just one film. सिर्फ एक कहानी थी जो आपने सेकंड पार्ट में देखा है ऑल दैट एक्शन कहानी फैजल खान जिसका असली नाम फहीम खान है वहां से स्टार्ट हुआ था और हम एक ही कहानी के रिसर्च करने के लिए वासेपुर गए थे व्हेन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग लाइक आई सेड कि हम लोग वहाँ के क्रिमिनल से जब मिलना स्टार्ट किए तो वहाँ पे पता चला और जैसा हर जगह होता भी है कि बहुत सारी ऐसी दुश्मनी होती है ना और इंडिया में बहुत जगह पे है कि साथ साथ पूछते हैं दिल्ली में देयर इज अ प्लेस वीरेंद्र सहवाग आपने नाम सुना होगा नजफगढ़ से जहां से बिलोंग करता है वहां पे 2 फैमिलीज हैं 2 फैमिलीज पिछले 9 जनरेशन से आज तक दुश्मन है 9 जनरेशन से और वो हमेशा ये होता है कि कभी वो इसके लड़के को मारते हैं कभी वो उसके लड़के को मारते हैं तो एक जो जनरेशन है उसमें 4 मर्डर होते ही हैं 4 इधर से होते हैं 4 उधर से होते हैं एंड दे कीप गोइंग ऑन अब उनके बच्चे आगे उनके बच्चों को बचपन से ये चीजें पता है तो व्हेन वी वेंट टू दैट प्लेस स्टार्टेड रिसर्चिंग और उन सब क्रिमिनल से मिलना स्टार्ट किया तो जैसे से कहानी अब हम फहीम खान की कहानी लेकर गए थे जो नवाजुद्दीन ने रोल प्ले किया है उसका एक्चुअल नेम इज फहीम खान तो अब उसकी कहानी से पीछे जब हमने जाके उसके जो पुराने पंचनामा बोलते हैं कोई भी मर्डर अगर होता है तो पुलिस आके जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो पंचनामा होता है तो हमने पुराने पंचनामे निकलवाए जो उसने मर्डर किए थे तो उन्हीं फाइल्स में पता चलता गया वो एक पंचनामे से दूसरा पंचनामा एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरा इन्वेस्टिगेशन 10 साल पहले की किसी फाइल के अंदर कोई पेपर न्यूज़पेपर का क्लिप रखा हुआ है उसमें कोई मर्डर हुआ था जो इससे आके कनेक्ट होता है तो कहानी इसलिए हम लोग गए थे सिर्फ 1 महीने के लिए एंड वी स्टेड फॉर 7-8 मंथ्स उसी रिसर्च के लिए तो वो कहानी एक से जुड़ते वो पीछे तक 3 जनरेशन पीछे तक कहानी चलेगी We came back, we gave it to Anurag. He took 2 days. He came to us and he said कि सारा इंटरेस्टिंग है और एक ऐसा डायरेक्टर चाहिए जिसको फेथ होता है जिसको पता है कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ. He came
एंड ही सेड क्योंकि हमने जो उसके बाद उसको कहानी लिख के दी थी वो एक नॉवल की फॉर्म में लिख के दी थी क्योंकि कहानी इतनी बड़ी हो गई थी, तो वो रिसर्च देख के पागल हो गए थे। रिसर्च पे ऐसे 3-4 फाइल्स रखे हुए थे जो हमने फोटो कॉपी वहां से लेकर आए थे। तो उसे देखते ही बोला कि एक काम करो, इतना तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, यू राइट अ नॉवल अबाउट इट। तो हमने कोई 350, 400, 500 पेज का एक बड़ा सा नॉवल तैयार किया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एंड वी गिव इट टू हिम। 2 दिन बाद उसने नॉवल पढ़ने के बाद आके ही सिंपली सेड कि मैं सारा ही बनाऊंगा। और वासेपुर एक ही ईगो में शूट हुआ है। वासेपुर एक्चुअली इज नॉट कि एक फिल्म आया है और उसका सीक्वल है, दैट एक्चुअली इज वन फिल्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो 3 महीने तक 4 महीने तक उसका शूट चला था। तो दिस वाज द स्टोरी कि वो रिसर्च करने के बाद वो पीछे जाते गए और हर चीजें कनेक्ट होती चली गई और वो सब इंटरेस्टिंग सारे इवेंट्स थे। And especially when we watch Wasipur, we feel so much close to it because of the dialogues, the authenticity of the dialogue. So, what was the process of writing those? More than 20% of the dialogues are actual. We heard people saying those dialogues. कबूतर भी एक पंख से उड़ता है is an actual dialogue. हमने चाय की दुकान पे बैठे बैठे 2 लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन सुना था। बहुत सारी डायलॉग्स ऐसे हैं जो वहां की एक्चुअल लोगों के बोले हुए डायलॉग्स में से हमने उठाए। एक ही जान है, या तो अल्लाह लेगा या मोहल्ला लेगा, या तो भगवान लेगा किसी को मारने का, और अल्लाह नहीं लेगा तो मोहल्ले में तो दुश्मन है ही, वो मारेंगे। दैट वाज एन एक्चुअल डायलॉग। अब उन डायलॉग से इंस्पायर होकर फिर हम लोगों ने वही डायलॉग्स किए, एंड वी यूज्ड टू सिट अराउंड द टी शॉप्स फॉर आवर्स। एक चाय की दुकान पे बैठे 1 घंटे के लिए, अब चलो अब उस मोहल्ले की दुकान पे चलते हैं। और क्या होता है कि बिहार में काफी खाली रहते हैं लोग, ठीक है, वो खेती का कुछ टाइम रहता है। हाँ, वो वहां पे बकैती बहुत चलती है, डकैती और बकैती बिहार की पहचान है। तो पान की दुकान पे रखा रहता है, लगा रहता है मजमा, और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। और कभी भी मतलब अब वो एज अ राइटर ऐसी नजर है कि मैं अगर ऑटो में भी जा रहा होता हूँ तो ऑटो वाला अगर अपनी वाइफ से बात कर रहा है, इंटेंशनली नहीं सुनने की कोशिश रहती है, क्योंकि उससे आप उस आदमी की जिंदगी पकड़ सकते हो, आप उस आदमी की कहानी पकड़ सकते हो। कोई ड्राइवर बच्चे की तबीयत को लेके बात कर रहा होता है, कोई अच्छा मम्मा को पैसा भेजना है तो ऐसे बात कर रहा होता है। एंड हमेशा स्पेशली ऑन लोकल शॉप्स, क्योंकि मेरी दुनिया वही है जहां एक आम आदमी जहां से आता है तो उसकी वाली कहानियां कहना। तो मैं मुंबई में भी ऐसा करता हूँ। मेरा एक और स्टाइल है, अब नहीं हो पाता क्योंकि काम वाम की वजह से। अब मुंबई आया था तो मुझे मुंबई समझना था, और उससे पहले मेरी दिल्ली में भी एक आदत हुआ करती थी। कॉलेज में जब वैकेशंस होते थे तो आई यूज्ड टू पैक माय बैग, और उस टाइम तो 2 टी-शर्ट और 2 जीन्स को अपने बैग में डाला, अपने कुछ बुक्स वगैरह लिए। आई यूज्ड टू गो टू दी रेलवे स्टेशन। मैं सिर्फ लिस्ट देखता था कि कौन सी ट्रेन का पैसा मेरी जेब के अंदर है, मैं कौन सी ट्रेन अफोर्ड कर सकता हूं, मैं वो ट्रेन पकड़ता था। आई यूज्ड टू ट्रेवल, और किसी भी एक अननोन स्टेशन पे उतर जाता था। मैंने इंडिया ऐसे घूमा है, जिसमें कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए। एक बार मैं एक ऐसे स्टेशन पे उतरा जहां पता चला कि हफ्ते में एक ही ट्रेन आती है, जिससे आप उतर गए। सामने सिर्फ एक चाय की शॉप, वो बोलता मैं एक ही दिन खोलता हूं जिस दिन ट्रेन आती है। गांव वहां से 25 किलोमीटर दूर, मैं उस चाय वाले के साथ उसकी साइकिल पे बैठ के उसको बताया कि मैं तो ऐसे घूमता हूँ सर, अपना आई कार्ड वगैरह सब कॉलेज का दिखाया। तो उसने बोला भैया अब तो 1 हफ्ते बाद ही मिलेगी, वरना यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है, वहां पे एक स्टेशन है, वहां पे परसों ट्रेन आएगी। सो आई स्टेड फॉर 2 days इन हिज हाउस, और 2 दिन के बाद वहां से ट्रेन पकड़ा। तो ऐसे मैंने घूमा है बहुत कुछ। मैं एक बार लास्ट ट्रेन स्टेशन, आई फॉरगॉट द नेम, स्लिप हो गया मेरे से, कन्याकुमारी का एक लास्ट स्टेशन आता है, मैं वहां तक घूम के आया हूँ सिर्फ ट्रेन में ऐसे ही। और क्योंकि स्टूडेंट होते थे तो कोई पकड़ भी अगर लेता था तो स्टूडेंट होने की वजह से बच जाते थे, कई बार फंस भी जाते तो उतार लेता था बाहर। वो उतारना भी एक्सपीरियंस हो जाता था, जब उसे पता चलता था सिंपली स्टूडेंट है, वो खुद ही ट्रेन में बैठा के फिर छोड़ भी देता था। तो ऐसे मैंने मुंबई में भी किया। मुंबई में जब मैं नया नया आया तो वहां पे क्या होता है, वहां की जो एक बेस्ट बसेस जो चलती है लाल वाली, उन बेस्ट बसेस में पास बनता था, अभी नहीं बनता। तो आप एक पास लो, पूरा दिन घूम सकते हो। तो मैं 25 रुपए का पास बनवाता था, बैठता था किसी भी अननोन जगह पे जहां मुझे अच्छा लगता था, वहां उतरता था, घूमता था। एंड यूज्ड टू सिट ऑन दो स्मॉल शॉप्स, नाई की शॉप, टी शॉप। तो उससे उस जगह का, उन लोगों का ऐसे कल्चर, ऐसी कहानियां मिलती है ना। एक एक लाइन में एक आदमी कहानी कह देता है। कई बार ऐसा होता है उसने अपना कुछ एक लाइन में बोला और वो आपको ऐसा हिट करता है कि वो कहानी है। मौन ऐसी एक कहानी से आई है, मेरी एक स्टोरी है। ब्रीफ में उसका एक लाइन, वन लाइनर ये है कि एक प्रोफेसर साहब है, उनकी वाइफ है, रिटायर्ड लाइफ बिता रहे हैं, उनके बच्चे अमेरिका में हैं,
अचानक से एक दिन बच्चों की हस्बैंड वाइफ जो उनके बेटा बहू और बेटा, उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उनकी लाश आती है, लाश के साथ आती है एक छोटी सी 3 साल की बच्ची अमेरिका से, और वो बच्ची ना बोल सकती है ना सुन सकती है। ये एक लाइन में मैंने एक दुकान पे एक आदमी दूसरे आदमी से बोल रहा था कि ऐसे से बच्ची आ गई, ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है, चाय की शॉप पे। और बच्चा बाहर, वो अमेरिका में नहीं करता था उनका बेटा कहीं बेंगलोर में जॉब करता था। तो वो बच्ची ऐसे से आ गई है, पता नहीं हमको तो बहुत डिफिकल्टी हो रही है, कैसे संभालें। इस एक लाइन से मैंने एक फिल्म लिखी जिसको अभी अनुपम सर कर रहे हैं, वो दादा का रोल वही प्ले कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सपीरियंस है, वो डिपेंड करता है कि आपकी दुनिया कौन सी है। मतलब मेरी दुनिया तो चाय की दुकानें हैं, मेरी दुनिया वो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे आप चुपचाप बैठ जाओ। अब इंडिया तो बहुत क्राउडेड भी है ना, तो वहां तो एक ही जगह पे 6 तरह के लोग बैठे होते हैं। 6 तरह से मतलब है एक ये फैमिली बैठी है, एक उधर फैमिली बैठी है, घूमो कहीं, कुछ एक फैमिली बैठी है, बैठ जाओ, कुछ ना कुछ मिल जाता है। कहानी नहीं मिलेगी तो उन लोगों का कोई एक ऐसा इमोशन मिल जाएगा जिसको आप सिनेमा में ला सकते हो। कहानी नहीं मिलेगी, हो सकता है उनका कोई एक ऐसा नॉर्मल सा डायलॉग बोला हो। अब मैं डायलॉग ऐसा बोल नहीं सकता, ऐसे बहुत सारी डायलॉग्स हैं जो यंगस्टर्स आपस में बातें करते रहते हैं, तो कुछ गाली गलौज वाली कोई ऐसी बात कह जाते हैं, वो डायलॉग बन जाता है। जैसे वासेपुर में हुआ कि वो नॉर्मल, उसमें 20-30% एक्चुअल डायलॉग्स हैं जो 2 लोगों ने दुकान पे बैठे हुए बोल रहे हैं और हमने वो सुने, हमने एज इट इज यहां से उठा के उनको इधर रख दिया, और कुछ जो डायलॉग्स बनाए उनके आसपास उनसे इंस्पायर होके फिर वैसे किए। तो दिस इज एक और चीज, ये भी मैंने अपना खुद से एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली होता क्या है, हर चीज में, ये भी मेरा पर्सनल है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लोग इसको फॉलो करें या नहीं करें, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। हमें एक सेट फॉर्मूला, सोसाइटी ऐसी है, हमें सेट फॉर्मूले बताए जाते हैं, कॉलेज भी है, सेट फॉर्मूला बताए जाते हैं, और कहीं 3 एक्ट स्ट्रक्चर बता दिया, और कहीं राइटिंग में बता देंगे सेक्ट को ऐसे करो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, यू रीड देम, यू लर्न देम, सारी चीजें पढ़ो। लेकिन एक और सेइंग है, एक बहुत फेमस राइटर हैं एंटोन चेखोव, फिक्शनल स्टोरीज लिखते थे, उनकी कहीं किसी उसमें मैंने कहानी एक पढ़ा, उनका डायलॉग था, यू शुड नो द रूल टू ब्रेक द रूल। ठीक है, अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर पता है, वो चीज़ आप बिल्कुल पढ़िए। मैंने भी पढ़ा उन सारी चीज़ों को, 3 एक्ट पढ़े मैंने कॉलेज, क्योंकि मैंने फिल्म कोर्स किया तो मैंने 8-10 मोटी सब किताबें पढ़ी, 3 एक्ट पे पढ़े, 2 एक्ट पे पढ़े, फर्स्ट एक्ट को ऐसे करो, इवेंट को ऐसे करो, बीट्स में ब्रेक करो, ये करो, सब कुछ पढ़ा मैंने। पढ़ने के बाद देयर केम अ डे जहाँ मुझे खुद को लगे कि नहीं, अब इस स्ट्रक्चर को तोड़ना है। तो उस स्ट्रक्चर को तोड़ के, अब जैसे एनिमल आपने देखा है, एनिमल का क्लाइमेक्स इंटरमिशन है, क्लाइमेक्स हमेशा बड़ा होता है ना, लार्जर देन लाइफ होता है, और जिस तरह की फिल्म है, उस आदमी ने जानबूझ के अपने क्लाइमेक्स को इंटरमिशन में रखा है, और इंटरमिशन जैसे माइल्ड जो एक्शन होता है उसने लास्ट में रखा है। अब उसके पीछे उसका क्या रीजन था, जो उसने तो बोला है कि मेरा इमोशनल रीजन था, क्योंकि मेरा जो क्लाइमेक्स मैंने अभी रखा है उसमें इमोशन जैसा मुझे एंड करने के लिए चाहिए था, वो मुझे वहां पे मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको वहां पे रखा और मैंने अपने क्लाइमेक्स को इधर कर दिया, वरना क्लाइमेक्स वो बॉबी के साथ होने वाला था। ऐसा कुछ था उनके पहले सेकंड ड्राफ्ट में। तो हमेशा पढ़िए, मैंने भी ऐसे कि ठीक है, आप कॉलेज से निकलते हैं, आप बाहर किसी को फॉलो करते हैं, किसी डायरेक्टर के स्टाइल को फॉलो करते हैं, किसी राइटर के स्टाइल को फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो करके उसको इंस्पिरेशन बनाइए। ठीक है, सीखिए, वो सारे रूल सीखिए, बट लर्न देम टू अनलर्न वन डे, ताकि आप वो स्ट्रक्चर को तोड़ के कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें। क्योंकि हमेशा यूजुअल फिल्में हर जगह बनती है, एक सेट फॉर्मूले में फिल्में भी बनती हैं, मुंबई में भी ऐसा होता है। मुंबई में होता है 2 साल में 3 साल में एक आदमी आता है, कोई वांगा आता है, ठीक है, कोई धुरंधर आदित्य धर, एक ऐसा आदमी आता है जो सारे उस क्राफ्ट को ही चेंज कर देता है, और वो डेफिनेटली वो आया उसी सिस्टम से, उसने वही सब चीजें सीखी, उसने वही सब चीजों को पढ़ा, उसने वही सब चीजों को समझा, बट यू शुड नो द रूल टू ब्रेक द रूल। और जब वो पूरे रूल पढ़ने के बाद एक दिन ऐसी जगह है कि हाँ ठीक है, अपने रूल को ब्रेक करके, क्योंकि नया वही बनता है जो सबसे नई कुछ डिफरेंट आता है, क्योंकि यूजुअल रूल्स पे चलने के बाद तो आप वही बनाओगे जो सब कुछ बनेगा, जो हर कोई बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस रूल को तोड़ के कुछ अपना क्रिएट कर सकें तो वही यूनिक चीज, वही दुनिया चाहती है। Agree? Yeah, completely. That's why I choose you. So I think ma'am, कुनै पनि स्क्रिप्ट हातमा आइराख्दाखेरि एज अ फिल्म भनेको त डिरेक्टरको पनि मिडियम हो, राइटरको पनि मिडियम हो, सो हाउ डु यु टेक
बोथ अफ इट टुगेदर साइड बाई साइड कसरी लिएर जानुहुन्छ हजुरको प्रोसेस चाहिँ एज अ डिरेक्टर के छ कस्तो छ? मलाई चाहिँ आइरहेको स्क्रिप्टहरू आम काइन्ड अफ कस्तो पर्सन भने आइरहेको स्क्रिप्टहरू पढेर इन्टरटेन गर्न नसक्ने मतलब मलाई चाहिँ आफ्नै स्पार्क भइदियो भने चाहिँ इट डज वर्क लाग्छ किनभने मैले आफूले स्पार्क गरेको कुराहरूसँग इन्ट्र्याक्ट गरेँ भने आइएम अलरेडी रेडी कि अब यसको नाफा घाटाको लागि भनेर अनि कहिलेकाहीँ आउँछ राम्रो स्क्रिप्ट पनि आउँछ पढ्यो भने होइन आइरहेको स्क्रिप्टमा म एन्टरटेन त्यति गरेर हुन्न पठाइरहेको हुन्छ कतिजनाले अनलाइन पठाइरहेको हुन्छ के भइरहेको हुन्छ स्क्रिप्ट नरेट गर्न अफिसमा नै आइरहेको हुन्छ तर त्यो वर्ल्डसँग म डाइरेक्टली कनेक्ट नभए जस्तो फिल हुन्छ मलाई सो मलाई चाहिँ नेक्स्ट यो गर्नु छ अब पारस पछिको नेक्स्ट पनि वी अलरेडी डिसाइडेड एन्ड वी अलरेडी टक अबाउट इट कि आफ्टर द पारस हमको क्या करना है तो यो सबै प्रोसेस चाहिँ अब बिङ अ डिरेक्टर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो दिमागमा एटलिस्ट एउटा स्पार्क गर्नुपर्छ मेरो दिमागले चाहिँ एटलिस्ट वाट काइन्ड अफ वर्ल्ड आई वान्ट टु क्रिएट इन माई 17 mm थिएटरमा चाहिँ म कस्तो खाले वर्ल्ड देखाउन चाहन्छु डिरेक्टरको अलरेडी स्पार्क भयो क्रिएट भयो ऊ त्यो इन्टु भयो भने चाहिँ मोर बेटर हुन्छ होला राइटर र डिरेक्टरसँगै बसेर भन्ने कुरामा चाहिँ म बिलिभ गर्छु इट डजन्ट मिन कि फेरि कसैको स्क्रिप्ट कामै गर्दैन अरूको स्क्रिप्टले त्यो पेसेन्स नै हुँदैन रहेछ कस्तो लेखा छ के लेखा छ आज पढौँ ल भोलि पढौँ ल 2 पेज पढ्यो कनेक्ट भएन छैन कि क्या हो भन्ने हुनसक्छ किनभने त्यो आफ्नो दिमागमा छ भने चाहिँ मान्छे ग्रिडी हुन्छ सबैलाई आफ्नो कुराहरू बेस्ट लाग्छ सो त्यसलाई बनाउँ भन्ने हुन्छ सो आम काइन्ड अफ पर्सन कि आफैमा के स्पार्क होस् र पारस पनि यो वर्ड चाहिँ हुनुपर्छ है यस्तो चाहिँ जरुरी छ है भनेर मैले उहाँलाई यस्तो वर्डको लागि लेखिदिनु पऱ्यो भनेपछि वी डिस्कस वी रिसर्च अनि बल्ल हामीले लेख्न थालेको हो Since you have worked with many of Nepali writers, so अहिलेको राइटिङ प्रोसेस एउटा इन्डियन राइटरको लेन्सबाट नेपाली हेरिराख्दाखेरि त्यो राइटिङ प्रोसेस र के चाहिँ फरक भेटाइराख्नु भएको छ तपाईँले स्क्रिप्टमा भएको डायलग्सहरूमा हुनसक्छ उहाँले कसरी क्यारेक्टरले लिइराख्नु भएको हुनसक्छ आई थिङ्क दिस टाइम सचिनजीलाई चाहिँ डिफिकल्ट भइरहेको छ सेट टु मी कि मैले यताउता घुमाउँदा पनि पिपल आर स्माइलिङ एभ्रिवेयर पिपल आर ह्याप्पी अनि मैले इमोसनको कुराहरू मैले ठुलो कुरा गरेर ल्याएँ पिपल आर रिच भनेर अनि अब क्यारेक्टरको वाइज काहीँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि नेपाल इज भेरी ह्याप्पी कन्ट्री नेपाली आर भेरी भेरी ह्याप्पी पर्सन सो तपाईँहरूले खालि गरिबी बेचिरहनु पर्दैन एन्ड सचिनजी अहिले एभ्री नाइट जस्तो नेपाली मुभी हेरिरहनु भएको छ अलमोस्ट हामीलाई धेरै हेरिसक्नु भयो होला अनि उहाँले नेपाली फिल्मको धेरै कुराहरू मलाई भन्नुहुन्छ आपने वो देखा उसमें ये था वो था तो मैंने तो नहीं देखा वो फिर भी मैं प्रिटेंड करती हूँ हाँ ऐसा होगा हम ऐसे इसमें नहीं जाएंगे ऐसे करके मैं उसको ओवरलैप कर देती हूँ क्योंकि खुद नेपाली होगी मैंने उस पिक्चर नहीं देखा था बोलने में एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है ना तो मैं नहीं बताया ना आपको मैंने प्रिटेंड कर दिया हाँ होगा ऐसा होगा तो अब चाहिँ क्राफ्टिङमा मलाई इन्जोय के भइरहेछ भने स्टोरी प्लट त भयो एउटा स्पार्क त भयो वाट काइन्ड अफ मुभी आई वान्ट टु मेक भनेर तर भन्न र अब त्यसलाई 2.5 घन्टा बनाउन गाह्रो हुन्छ इट्स टु डिफिकल्ट एउटा मान्छे यस्तो हुन्छ एउटा मान्छे यहाँबाट भक्तपुर जान्छ साउन्ड सो इजी अब हामी ड्राइभमा निस्केपछि थाहा हुन्छ कहिले ट्राफिक हेभी हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले बाटोमा रोड एक्सिडेन्ट भएर हुन्छ कहिले बाटो बनाएर हुन्छ यो जर्नीमा चाहिँ वाट काइन्ड अफ प्लट पिपुल आर इन्टरटेनिङ भन्ने कुरामा हामी फोकस हुँदा हुँदै कहिले काहीँ चिप्लिने बिग्रिने समस्याहरू आउने हुन्छ सो अहिले उहाँ इन्डियाको राइटिङ कुरा चाहिँ मलाई क्राफ्ट के मन पऱ्यो भने उहाँहरूको सिनलाई हेर्ने तरिका प्लटलाई हेर्ने तरिका हाम्रोभन्दा धेरै फरक छ हामी एउटा मेजर लाइनमा भयो दिस इज आवर स्टोरी भनेपछि हामी क्लियर भएपछि हामीले त्यो स्टोरीलाई समात्छौँ फर इक्जाम्पल मेरो फिल्ममा निखिल उप्रेती हुनुहुन्छ अनि वी अलरेडी डिसाइडेड कि वी हेभ निखिल उप्रेती सो निखिलको लेखम इज अ स्टार टु लेखम भन्ने हुन्छ तर उहाँहरूको क्राफ्टिङमा चाहिँ त्यो प्लट हिरो हुनुपर्छ है त्यो प्लट चाहिँ प्रपर हुनुपर्छ है डजन्ट म्याटर एउटा क्रसिङ पर्सन होस् डजन्ट म्याटर एउटा भेलियन होस् हिरो होस् सिटिङ पर्सन होस् वेभर द पर्सन तर त्यो प्लट चाहिँ हिरो हुनुपर्छ नि क्राफ्ट वाइज चाहिँ उहाँहरूले
प्रोसेस चाहिँ त्यो डिरेक्टरको दिमागमा पसोस् भने भेरी लार्ज स्केलमा बनाइदिनुहुन्छ कि लाइक वी आर सेटिङ टुगेदर यो अब जस्ट यति धेरै पर्सनहरू हुनुहुन्छ यता यो फोकसको कुरा हो नि त देयर आर सो मेनी पिपुल अनि वी आर सेटिङ ओन्ली 3 पिपल नि त होइन त्यसपछि हाम्रो दिमागमा के हुन्छ हामी 3 जना चाहिँ हाइलाइट भएको जस्तो सोचिरहन्छ तर इन्डियन राइटरको आँखाबाट चाहिँ त्यो डार्क साइडमा लाइट नपरेको ठाउँमा बसेर मान्छेको साइकोलोजी चाहिँ के हुन्छ वाट हि क्यारी इन हिज माइन्ड भन्ने कुरा चाहिँ एकदम क्लियरली हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने ए यो कुरा चाहिँ हामीले मिस गरेर रहेछ नि त किनभने वी आर अ द पर्सन जहिले फ्रन्ट लाइनरको पछाडि हो नि त हिरोको छ हिरोइनको छ यसले के गर्यो भने चाहिँ हामी पब्लिकमा जान्छ यसले यस्तो सिन पुगेन यसलाई नै बेच्ने हो हामी यो काइन्ड अफ साइकोलोजी क्यारी गर्ने हो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ द डार्क रुममा बसेर मान्छेको साइकोलोजीले हिरोको लाइफमा कसरी उथल पुथल ल्याउन सक्छ लाइक ग्याङ्स अफ वासेपुर हामीले हेर्दाखेरि ओ क्या था हीरो का नहीं दूसरा नवाजुद्दीन आपको पता नहीं उसको दिखाने में सपोर्टिंग जैसे दिखाते हैं ना बैठता है गांजा वांजा पीता है लास्ट में उसको वो भयंकर सैक्रिफाइस देते हैं ना जैसे इन लोगों का पर्सपेक्टिव वही होता है जैसे हामी नेपालमा बसेकोलाई चाहिँ एउटा सपोर्टिङ हो भने सपोर्टिङमै छोड्ने कोसिस गरेर हुन्छौँ कि कहाँ बिग एक्टरको अगाडि त्यो भाइलाई ल्याएर हुँदैन भनेर हुन्छौँ अनि वी अलवेज जज द पर्सनालिटी पर्सपेक्टिभ लुक्स एन्ड अल फिजिक्स उहाँहरूलाई त्योभन्दा पनि इम्प्याक्ट चाहिँ के छ मलाई उहाँ डार्कमा बसेर हेरिरहनु भएको छ कि हाई गरिरहनु भएको छ कि लाउजी भइरहेछ कि वी निड टु सर्ट आउट अझै लाउनु जान सक्छौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ बसेर बाट मैले फिल गर्नुपर्ने हो नि तर वेन वी आर टकिङ हुन्छ नि त होइन हाम्रो नेपालीमा पनि मस्ट अफ द सेम लिड एन्टागोनिस्ट प्रोटागोनिस्टमै जानुपर्छ अनि अरू चाहिँ फिलर हो भने साइकोलोजी क्यारी गराएको थियो राइटरहरूले पनि त्यही साइकोलोजी क्यारी गराउँदै ल्याउनु भएको थियो तर दिस टाइम यो चाहिँ होइन रहेछ है यसलाई इम्प्याक्ट पार्नलाई त्यो पर्सन रिपिटेडली नदेखे पनि त्यस्तो ठुलो हात हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ आई लर्न पारस सिनेमामा पनि हामीले मल्टिकास्टहरू हुनुहुन्छ निखिल उप्रेती सर हुनुहुन्छ सायद अनि त्यसै प्रियङ्का म्याम हुनुहुन्छ अनि जोसिता गुरुङ हुनुहुन्छ समीर श्रेष्ठ कति सुशील श्रेष्ठ सरी सो उहाँहरू हुन्छ मल्टिकास्ट हुन्छ सो एभ्री वान इन वान सिङ्गल फ्रेम हामीले हेर्न पाइरहेको छौँ सो उहाँहरूलाई चाहिँ हाउ डिड यु ब्रिङ देम इन द टेबल कसरी चाहिँ कुरा भयो कसरी चाहिँ उहाँहरूको लागि नै स्पेसिफिक क्यारेक्टर भएको कि हाउ वेयर दे इन द फिल्म डेफिनेटली अलवेज स्क्रिप्ट डिमान्ड द आर्टिस्ट मैले आफूले चाहने भएको भए त म अरू कसैलाई लिन्थ्यो होला स्क्रिप्टले नै डिमान्ड गर्छ वाट काइन्ड अफ मुभी यु आर मेकिङ त्यसैले नै डिमान्ड गर्छ कि वाट काइन्ड अफ आर्टिस्ट यु वान्ट मतलब स्क्रिप्ट वान्ट त्यो कुरा हुन्छ सो यो पारसको वर्ल्ड यस्तै थियो अझै धेरै आर्टिस्टहरू सरप्राइजली पछि पनि आउनुहुन्छ सो वी आर मेकिङ अ बिग क्यानभास मुभी त्यसमा चाहिँ इट डजन्ट मिन कि फेरि बिग क्यानभास भनेपछि त्यो एक्सपेक्टेसन्स पनि नराख्नु कि मल्टिलेयरको सब्जेक्ट हो सो देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट अराउन्ड अनि आर्टिस्टको नेरेटिभ सेट चाहिँ के गरिरहेको छ भने एउटा स्टोरी थ्रु दि सो मेनी पिपल इफ हामी दुवैजना अहिले यहाँ बसिरहेको छ अलमोस्ट 1 आवर भयो मेबी हामी दुवैजनालाई भोक लाग्न सक्छ प्यास लाग्न सक्छ तर तपाईँ कतिको टलरेट लेभल छ तपाईँ कहाँबाट बिलङ गर्नुहुन्छ तपाईँ कति कति घन्टामा खानुहुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ एक्सपिरियन्स सो त्यही कुराहरू चाहिँ पारसमा देख्नुभएको छ पिपल फ्रम द डिफ्रेन्ट वर्ल्ड तर एक्सपिरियन्स इज द सेम थिङ तर त्यसलाई म्याटर के गर्छ कहाँबाट बिलङ गर्छ कस्तो खान्छ के लाउँछ के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सो पारसको लागि हामी थुप्रै टाइम छ अझै हामी अझ सानो सानो फिल्मसहरू आउँदै गएपछि थाहा हुँदै जान्छ नि क्वेसन गर्न पनि मजा आउँछ स्टिल वी आर राइटिङ अझ यो सोचेको भन्दा के हुन्छ म नै पजलमा छु अहिले त होइन टाइम छ So first off, as ma'am has mentioned that you have been watching Nepali cinema. Yes, I am. Any Nepali cinema that has become close to you or like you loved it? I have not seen any film completely. I have seen them in parts. हाँ क्योंकि अभी मैं अपने रिसर्च के हिसाब से देख रहा हूँ तो रात में जितने भी चैनल्स हैं अब उस पर किसी पे कुछ वीडियो वाले सॉन्ग्स आ रहे होते हैं किसी पे कुछ आ रहा होता है कहीं कोइंसिडेंटली फिल्म मिल जाती है तो थोड़ा उसको देख लेता हूँ नाम भी उसका नहीं पता कि अभी तक की फिल्म कौन सी है
लेकिन मैंने बहुत बहुत सारी चीजें देखी हैं, पार्ट्स में देखा है। Some of the Nepali movie, you said to me already. हाँ, नेपाली मूवी मेरे हजूर, कबड्डी, छक्का पंजा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म उससे तो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि मैं जैसी फिल्म देखता हूँ या बनाना चाहता हूँ, पूर्ण बहादुर को सारंगी, तो वो मुझे बड़ा, उसका प्लॉट लाइन ही मुझे अच्छा लगा। हालांकि मैं देख नहीं पाया, बट देखूंगा। वो अच्छा है। और बहुत सारी फिल्में, मतलब अगर पार्ट्स में देखूं तो मैं कम से कम 15-20 फिल्में देख चुका हूं अभी तक, छोटे छोटे पार्ट्स में। और रात में टीवी चलाता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा रात में लेट सोने का आदत है, तो वो चला के मैं देखता रहता हूं। तो बहुत सारी फिल्में पार्ट्स में देखा है ऐसे मैंने। तो शायद मैं नेपाल को, अब क्योंकि मैं सिनेमा से आता हूँ, तो मैं नेपाल को ऐसे ज्यादा, मैं उन सिनेमा के थ्रू ज्यादा समझ पाया हूँ। म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु, मैले उहाँलाई पहिलोचोटि नेपाल घुमाएँ र उहाँले अहिले अनुपम सरको अघि कुरा गर्नुभयो जुन सिनेमा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर, जुन सिनेमाको लोकेसन चाहिँ दिल्ली थियो उहाँहरूको स्क्रिप्ट वाइज। सो उहाँ नेपाल घुमेपछि यति इम्प्रेस हुनुभयो अरे अनुपम सरलाई उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि यो सुटिङ चाहिँ नेपालमा हुनुपर्छ। नेपाल चाहिँ एकदमै राम्रो कन्ट्री छ, नेपालमा एकदमै हेल्पफुल पिपलहरू छ जुन सिनेमाको प्लटमा चाहिने छ। सो यो बेसिकली हेर्ने बित्तिकै लाग्छ कि कनेक्ट हुन्छ, किनभने पिपल आर अलरेडी हेल्पफुल, अनि हामीले यसलाई ड्रामाटाइज गर्नै पर्दैन। सो नेपालमा गऱ्यौँ। सो लकिली मसँग पनि मिटिङ गराउनु भयो, नेपालको उहाँले हेर्नुहुन्छ भनेर उहाँले भेटाउनु पनि भयो, हामीले कुराहरू पनि गऱ्यौँ। सो आई फिल सो ब्लेस्ड कि हाम्रो कन्ट्रीलाई, आइ एम नट टकिङ अबाउट मुभी, हाम्रो कन्ट्रीलाई उहाँले त्यहाँ गएर त्यसरी रिप्रेजेन्ट गरिदिनु भयो, एन्ड दे आर रेडी टु। अनि छिटै नै यसको फर्दर प्रोसेसको पनि कुरा भइरहेछ। सो आइ एम सो ह्याप्पी एन्ड थ्याङ्क्स अगेन। पहिला त धेरै भनिसके हो कि उहाँले एक हप्ता बसेर नेपाल घुमेर जाँदाखेरि ही सेड टु मी कि आपने त मैले चितवन, पोखरा, हामी अलमोस्ट नियर बाई जोमसम पुगेका थियौँ, त्यहाँ पहाड झरेको भएर उहाँसम्म चाहिँ पुगेनौँ, फर्काएर 3 दिनको ड्राइभमा काठमाडौँ ल्याएको थिएँ। एन्ड ही सेड टु मी कि अब आप मुंबई आएंगे तो मैं कहाँ घुमाऊँ आपको, आपके पास नेचुरली इतना चीजें हम सब आर्टिफिशियल बनाते हैं, मैं आपको क्या दिखाऊँ मुंबई में। I also said कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो स्विट्जरलैंड जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, आइसलैंड जाते हैं, ग्रीनलैंड जाते हैं देखने के लिए। अपने भी दिमाग में वो अगर कभी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ होता है तो वही सजेस्ट करते हैं, अगर लिखना होता है, नोट करना होता है तो अच्छा ठीक है यहाँ का लोकेशन है, सॉन्ग है तो यहाँ पे ऐसे लिखते थे। अब जब मैंने नेपाल घूमा पहली बार तो मैंने उनको यही बोला कि मतलब अगर लोगों को एक्चुअली आप दिखा दोगे कि नेपाल में ये, तो एटलीस्ट स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पे जाना लोग छोड़ देंगे। और वहां पे भी मतलब फिर इन्होंने मुझे अपना वो ट्रेलर दिखाया पीताम्बर का, आई ट्रूली वॉज वेरी लाइक इम्प्रेस्ड। बट इम्प्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, मेरी नजर से वो कहानी 40 करोड़ की अगर इंडिया में कोई बनाए, And everyone said to me, ये 40 करोड़। हाँ, एवरीवन, अनुपम सर और उनके एक डायरेक्टर हैं, जोशुआ हैं, हर किसी बोला क्या मतलब इसमें 30, 35, 40 तो लगा होगा। मतलब वो दिख रहा था वो क्वालिटी उतने में। तो एक तो इतना कॉस्ट अफोर्डेबल है, दूसरा टेक्निकली इतना स्ट्रांग। टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा था कि नेपाल टेक्निकली भी इतना ज्यादा साउंड है, इतना स्ट्रांग है। तो वो प्रोमो देख के ऐसा लगा था। तो खैर उसी के बाद डिसीजन हुआ कि नहीं यहाँ करते हैं काम। लेकिन उससे बड़ा शॉकिंग ये था कि क्या 5-6 CR 7 CR में इतना इंटरेस्टिंग फिल्म बनाया। तो वो, और मैं नहीं, हर किसी को लगा था। और सबने मुझे बोला तुमने ये पिक्चर कितने में बनाया था, आई सेड गेस करिए ना, यही 30-35 में तो बना ही होगा क्योंकि नेपाल में सस्ता में बनता है। तो मैंने कहा अराउंड 5 to 7, बिटवीन 5 to 7। शॉक्ड टू कोर। एंड उन लोगों ने बोला तुम लोगों ने किसी को पेमेंट नहीं किया, खाना नहीं दिया गया, कैसे काम किया तुम लोगों ने? हमने सबको पेमेंट करके बोनस भी देके किया है, तो ठेका में ले लो हमारा पिक्चर, वही करेंगे उन लोगों ने बोला। तो बहुत अच्छा लगा कि हमने दिखाया भी नहीं ना, हामी देखाउँदैनौँ नि त, हामी जे बिकिरहेछ प्रोसेस सुरुवाइदिउँ। हाम्रो अब त माइन्ड सेट भइसक्यो 1 करोडको टिकट किनौँ, वहाँ रोइदिउँ, फिल्म जस्तो सुकै बनोस्। मेरो मम्मीले इन्डिया जान अलाउ गर्नुहुन्न थियो बिकज अफ CID, बिकज अफ त्यो क्राइम पेट्रोल माइन्ड सेट हुन्छ कन्ट्रीको लागि। यदि हामीले त्यो फ्रिक्वेन्टली हेर्छौँ भने चाहिँ नेपाललाई गरिब बनाउनेमा फिल्मवाला र पोलिटिक्सको ठुलो हात छ। हामी अफिसियली गरिब हो भने अब यस्तो ब्युटिफुल कुराहरू एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। 2 दिन आएको मान्छेहरू, सो मेनी पिपल आर सो एडिक्ट टु कम टु नेपाल।
बारम्बार आउने घुम्ने जाने हुन्छ तर हामीले फिल्ममा देखाउँदैनौँ वी आर बिजी टु सर्भ आवर पोर स्टोरी किनभने हामीलाई मात्रै कमाउँछ भाडमै गयो हाम्रो देश पोलिटिकल पर्सनलाई पनि गरिबी देखाएर फन्ड निकाल्नु छ फिल्म मेकर र पोलिटिकल पर्सनले हाम्रो देशलाई जबरजस्ती गरिब बनाइरहेको छ वी आर नट द्याट मच पोर पर्सन अनि पहिलो भेटमै भनेको थिएँ कि आपके देश में आप लोग बहुत साल तक गुलाम रहे किसी के तो आपके ऊपर नेशनलिज्म भर भर के है हम कभी गुलामी नहीं रहे खुद के बाप के गुलाम नहीं बने तो हमारे नेशनलिज्म ही नहीं है ही नहीं है कि हमको किसी ने यहाँ से रूल किया है वी आर नॉट द पर्सन कि बाउले कहाँ जानला भने म भरे आउँछु भनेर हिँड्नेवालालाई त्यो नेसनलिज्म कसैले रुल गरेर खिचेको भएको त्यसलाई आई थिङ्क मेरो सोच ठुलो छ हामीलाई खिचेको भएको हामीलाई थाहा हुन्थ्यो आई सेड ना कि पहले टाइम में मैंने इनको बोला कि नेशनलिज्म चाहिए अब दिखाते हैं जैसे सैनिटरी पैड बनाकर भी हम बेच सकते हैं मगर हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं कि अब हमारा आदत हो गया ना कि पैसा है हमारे पास हम कभी मैन्युफैक्चर के सोचते हैं चलो बाहर कुछ भी मिलते हैं अहिले हरेक घरमा मम्मीहरू यति लेजी भइसक्यो कि एउटा रोटी बनाएर पनि बच्चालाई खाँदैन आयो नि त्यो बच्चा आफैले किन्न पठाउँछ त्यहाँबाट वाइवाई लिएर आइज त अनि पानी तताएर हालिदियो वी आर इन्स्टेन्ट थिङ्समा चाहिँ यस्तोरी इन्टु भइसक्यो कि त्यहाँबाट निस्किनै सक्दैन कि सबै कुराहरू हामीलाई अन्तबाट चाहियो अरूले दिनु पर्यो नेसनलिज्मको लागि चाहिँ हामी कहिल्यै यति सानो कन्ट्रिब्युट केही गरेका छौँ त यो कुरा चाहिँ हाम्रो फिल्ममा देखाउँ न सचिनजी हामी भित्र छ तर हामी अलरेडी जन्मिँदै हामी वी आर लाइक लिभिङ किङ एन्ड क्विन के हाम्रो बाउआमा हामीलाई केही छैन बाल भएन कसले सुन्छ भन्ने टाइपको लिभिङ बाँचिरहेको मान्छेलाई अनि कसैले रुल नगरेको मान्छेलाई हामीलाई आएर नेसनलिज्म यस्तो उस्तो भने नि मायै हुँदैन नि त्यहाँ इन्डियाले केही पनि फिल्म चलेन भने पाकिस्तानलाई वार गरेर फिल्म बनाओस् त हामीले हेर्दा कन्भिन्सिङै छैन फिल्म सिनेमेटिक एक्सपिरियन्स छैन वाट काइन्ड अफ मुभी दे आर मेकिङ भनेर हामीले भन्न आउँछौँ कति 100 करोड हानिदिरहेको हुन्छ नेसनलिज्म छ नि त हाम्रो कन्ट्रीलाई यस्तो देखाउने अनि चाहिँ हाम्रो त कोही दुश्मनै छैन हाम्रो दुश्मनै नभएपछि हामीले सब्जेक्ट केमा बनाउने हो हामी के गरिरहेछौँ आमाले किडनी बेचिदिने हो कि छोरालाई पढ्नलाई यो गर्ने हो कि बाउले हलो जोतेर दिनभरि उ गरेर आँखा साखा नदेख्ने भइन्छ छोरा आउँछ कि भनेर कुरेको त्यो मेरो बाउआमाले एक्सपिरियन्स गरिसक्यो अबको जेनेरेसनमा हामीले त्यो एक्सपिरियन्स गरेको छैनौँ र हामीले त्यो हेर्नुपर्ने कुरा पनि धेरै हेरिसक्यौँ तर वी आर रेस्पोन्सिबल पर्सन सो हामीले ब्युटी फ्याक्टर पनि हुन्छ विथ इमोसन है सबै यो एकदम ब्युटिफुल चिज देखाउँ भने होइन चाहिँ नेपालमा हामी रिच छौँ हाम्रो कन्ट्रीलाई जबरजस्ती पोर बनाइदिँदैछ धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई खेलेर अल्गोरिदम सेट गरिदिएर अनि हामी त्यसकै फलोवर बन्दैछौँ भनेर अरू नेसनलाई चाहिँ कहिले देखाउँछौँ त दिस इज द पोइन्ट म यो कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू उहाँसँग गरेर ल हाम्रो कन्ट्री यस्तो भनेपछि उहाँहरू हाँस्नुहुन्थ्यो सुरुमा भेरी रुड साउन्ड रेसिस्ट जस्तो लाग्यो के भन्नुहुन्थ्यो नि यो साइड के अब अहिले त मैले भन्छु तपाईँ एउटा नेपाली बिहा गर्नुहोस् अब नेपालमा बस्नुहोस् उहाँलाई भनिरहन्छु यति क्लोज भइसक्नुभयो उहाँ नेपाल देयर इज दिस वेरी ब्यूटीफुल डायलॉग इन द फिल्म दैट वी आर राइटिंग सिर्फ एक डायलॉग ही बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो कैरेक्टर जो है जो मेन कैरेक्टर है वो एक जगह पे बोलता है कि हम जैसा अभी मेरा पर्सनल फील है कि हम नेपाल एज अ नेपाल हम रिसोर्सेज में हो सकता है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है लेकिन हम विजन में गरीब नहीं है जैसा वो ड्रीम वो देख रहा है तो ये एक तरह से ये मेरा फील है अबाउट नेपाल और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था मतलब सिनेमा इज अ सॉफ्ट पावर ठीक है हर कोई अमेरिका नहीं गया हुआ लेकिन अमेरिका की 5 फिल्में देख लो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ अमेरिका क्या है लोग कैसे सोचते हैं अगर 5 अलग अलग जॉनर का फिल्म आप देख लो ठीक इसी तरीके से इंडिया का 5 अलग अलग जॉनर का 5 अलग अलग रीजन का फिल्म देख लो तो आपको जो कभी नहीं गया उसको आइडिया हो जाएगा नेपाल का देखो तो वो आइडिया नहीं होता वो आइडिया आने के बाद देखने के बाद होता है वो ठीक है दैट्स व्हाई आई सेड कि आप लोग आप फिल्म मेकर्स या स्टोरी राइटर्स नहीं है आप एक तरह से राजदूत हैं एम्बेसडर्स हैं नेपाल के ठीक है आप वो कहानियां कहिए कि जो दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच के बताए आदमी को क्योंकि नेपाल चल के नहीं जा सकता सिनेमा चल के जा सकता है ठीक है तो ये सिनेमा जो होता है और क्योंकि विजुअल जो उसकी जो विजुअल
पोटेंशियल है उसका, ठीक है, जिस तरीके से हम कहानी कहते हैं, जिस तरीके से हम अपनी बातों को कहते हैं, तो विजुअल पोटेंशियल एंटरटेनिंग तरीके से किसी भी तरीके से आप वो बात दुनिया को बताइए कि नेपाल एक्चुअली ये है। या जरूरी नहीं है कि नेपाल आज ऐसा है तो आज ऐसे दिखाएं, आप कोई ड्रीम भी तो नेपाल से रिलेट कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल के बाद नेपाल दुनिया का 10वें नंबर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर क्यों नहीं बन सकता। एटलीस्ट ड्रीम तो करो। एक्चुअल में नहीं कर सकते, क्या सिनेमा में नहीं कर सकता कोई ड्रीम? कर सकते हैं ना, तो दुनिया को बताओ, ठीक है। और हर एक चीज थॉट से स्टार्ट होती है ना, एक पहला आइडिया होता है, ठीक है। अब 10-12 साल पहले इंडिया भी बहुत बुरी हालत में था, हालांकि उसके पॉलिटिकल रीजंस है आप ही की तरह से, ठीक है। तो अब अभी चीजें बहुत बदली हैं, मतलब 15 साल पहले 2 लाख का लोन मिलना मुश्किल था वहां पे, एक सिंपल एजुकेशन लोन, इस तरह के रूल्स थे। आज अगर मैं अपना कोई कंपनी खोलना चाहूँ, मुझे 15 CR मिल जाएगा सिर्फ बेसिक पेपर्स पे। अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहूँ अपने इंडिया में, कोई एक स्टार्टअप करना चाहूँ, कुछ नया स्टार्ट करना चाहूँ, तो मुझे वो मिल जाएगा। तो ऐसी चीजों के लिए अब 15 साल पहले वहां नहीं था, अब हुआ है। तो उसी तरीके से आप भी एक एम्बेसडर बन के ऐसी एस्पिरेशंस, अच्छा दुनिया को ये बता सकते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि मुझे आके यहाँ पे पता चला कि यार स्विट्जरलैंड नहीं जाता कोई। अगर किसी ने वो कौन सा जगह है जहाँ पे हॉर्सेस भी है, मैं नाम भूल गया, ढोर-पाटन, ठीक है। आई सॉ इट ऑन यूट्यूब, 2-3 लोगों ने मुझे दिखाया, तो आई सेड कि अगर ये शायद को पता होता कि इतना खूबसूरत बगल में कंट्री है, तो वो कभी शायद स्विट्जरलैंड नहीं जाते, ठीक है। सेकंड थिंग, स्विट्जरलैंड पहले से उतना ज्यादा नहीं था, इतना बड़ा डेवलप नहीं था, उसके पास टूरिज्म है, नेपाल से भी कम उसका लैंड स्पेस है, पॉपुलेशन कम है, टेक्नोलॉजी उसके पास कम थी, वो सिर्फ एक टूरिज्म वाला कंट्री है जो अब बहुत सारी चीजों में डेवलप हुआ है। इंडियन सिनेमा ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है स्विट्जरलैंड को पूरी दुनिया के मैप तक पहुंचाने का, जो स्विट्जरलैंड नहीं कर पाया। हमारे सिनेमा से देखा है लोगों ने कि स्विट्जरलैंड शाहरुख की फिल्मों से, डीडीएल को फॉलो करके फिर बाद में बहुत सारे लोग वहां पे गए, तो उसने स्विट्जरलैंड को एक वर्ल्ड मैप पे प्लांट किया। तो ठीक उसी तरीके से आप भी अपने सिनेमा में, कहानी कुछ भी है, एक एंगल उसमें एटलीस्ट ऐसा जरूर जोड़िए कि ठीक है, एक ये नेपाल है, ये मेरा नेपाल है, ये मेरा कंट्री है, एक ऐसा कंट्री जिसके एस्पिरेशंस इस तरह के हैं, तो आप वो एम्बेसडर बन सकते हो। एंड मैं तो इस फिल्म को भी एक उसी एंगल से सोचने की, देखने की कोशिश कर रहा हूँ। यस्तो मजाको गफगाफ भइरहेको छ, सुनिरहौँ जस्तो लाग्छ, तर हाम्रो समयको कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अब यति टाढादेखि यति समय मिलाएर आउनुभएको अडियन्सहरूतर्फ म माइक सर्कुलेट गरिदिन्छु। हजुरलाई सोध्न मन लागेको प्रश्नहरू स्पेसिफिकली एज अ स्क्रिप्ट टु स्क्रिन सेसनमा सरको लागि सोध्न मन लागेको क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ हात उठाइदिँदै गर्नु होला। यहाँ उठाइ पनि सक्नुभयो। मैले अभी जो पारस फिल्म बन रहा है उसमें थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर आपने आंसर भी कर दिया कि आपने नेपाली फिल्म देख रहे हैं ना। मेरा वही हो रहा था कि अब इंडियन राइटर है, आपका उधर का वर्ल्ड आपको पता है, आपने वो जिया है, लेकिन जो आप नेपाल में आ रहे हो, नेपाल का जो कहानी है, जैसे कि आपने जो खाने के लिए बात जो कही है ना, जो कैजुअली हम खाना खाते जो बात कर लेते हैं, जो मर्डर का बात, वो नेपाल में नहीं करते हो। हम लोग इधर खाना खाने में वो बात नहीं करते, ज्यादातर लोग इधर का जो फैमिली है ना, वो खाने खाने के टाइम पे वो ऐसे कैजुअली बात नहीं करते। मेरा वही था कि आप वो डायलॉग कैसे लिखेंगे। आपको मुझे डाउट नहीं है कि आप वो क्या कहते हैं स्क्रीन राइटिंग, स्क्रीन प्ले आप अच्छे से लिखेंगे। मुझे सबसे ज्यादा वही हो रहा था कि आप डायलॉग कैसे लिखेंगे, तो डायलॉग कैसे रिलेट करेंगे जो पारस में, और अकॉर्डिंग टू पारस आप लोग तो डायलॉग जो रिलेटेबल, हमको रिलेटेबल हो, है ना। आप इंडिया में रिलेटेबल आप देख सकते हैं क्योंकि आप वहां से हो, आपको वहां के वो वर्ड आपको पता है। जो हम नेपाल में जो हमें लिख रहे हैं, मुझे पता है आप स्क्रीन राइटिंग, स्क्रीन प्ले आप अच्छे से लिखेंगे, जो लेकिन वो कनेक्टेड वाला डायलॉग है वो कैसे लिखेंगे, उसको वो आप क्या थॉट उसी के लिए मैं रात में बैठ के वो नेपाल की फिल्में देखता हूँ। मुझे आधे डायलॉग समझ नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट एक एसेंस मिल जाता है, एक टेस्ट मिल जाता है। अच्छा ठीक है, ये सिचुएशन में इस तरह से किसी बात को कहने का ये तरीका है, तो शायद ये वैसे कनेक्शन उसको ज्यादा देगा। उसके अलावा हम लोग अपना पर्सनली अपने सेशन में भी हम लोग उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं कि डायलॉग अगर इस तरह का डायलॉग है तो किस तरह से बोल सकते हैं। जैसे हमारी फिल्म में कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं कि रैंडम एक आदमी खड़ा होकर बोलना स्टार्ट कर देता है। हर एक डायलॉग, हर एक चीजें जितनी भी है वो एक ऐसी सिचुएशन में फिट की गई है कि वो रिलेटेबल लगे हर आदमी को। और इसीलिए मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जितना कल्चर को, क्योंकि ऑलमोस्ट 70-80% तो हम लोग सब सेम है। ठीक है, हमारे त्योहार सेम है, हमारा कल्चर सेम है, पहनावा सब कुछ सेम है, हमारी खान पान की सब आदतें सेम है, इवन मौसम भी सेम है।
ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज का एक छोटा सा बैरियर है, उसी को थोड़ा तोड़ने के लिए वो सिनेमा को मैं एक जरिया बना रहा हूँ कि देखूं समझूं किस तरीके से होती है वो क्राफ्ट। तो रात में बैठ के जो भी कुछ चल रहा होता है वैसे वो नहीं, मैं आजकल न्यूज भी देख रहा हूँ, तो न्यूज देखते देखते चुनाव का क्या माहौल है वो भी मुझे थोड़ा सा पता चलता जा रहा है कि कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है। 80,000 की फौज आ गई है, इतना 80,000 करोड़ या ऐसा कुछ 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कैसी फोर्स लग रही है। तो उन सारी चीजों से, क्योंकि हर एक सिनेमा एक इकलौती ऐसी चीज है ना, जैसे कहते हैं कि माँ के प्यार का और कला का कोई और छोर नहीं होता। दो ही चीजें जो मतलब आप इस एंगल से लेके उस एंगल पे जाओ, उस एंगल से लेके इस एंगल पे जाओ, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हम कहानी में भी जरूरी नहीं है कि एक सबसे पहले वाले थॉट को लेके चलें, एक आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया का जर्म ऐसा भी हो सकता है जो शायद कहानी के 1.5 घंटे बाद आए, हम उस पर भी क्राफ्ट कर सकते हैं। लाइक पेंटिंग और लाइक स्कल्पचरिंग। स्कल्पचर में बहुत सारे लोग होते हैं जो सर बनाना स्टार्ट करते हैं, कुछ फेस बनाना स्टार्ट करते हैं, कुछ पहले ये सामने वाला पोर्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, कुछ हाथ बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पत्थर का टुकड़ा लिया, एक लकड़ी को लिया, उसको स्कल्पचर जब बनाना होता है तो उनके अलग अलग तरीके होते हैं कि वो कौन आदमी कहाँ से स्टार्ट करता है। पेंटिंग करनी है, कोई आदमी वाटर कलर यूज करता है, कोई क्रेयॉन्स यूज करता है, कोई सिंपल चारकोल यूज करने लगता है, वो उसका अपना स्टाइल है। कुछ लोग आजकल उल्टी पेंटिंग भी करने लगे हैं, ऑपोजिट पेंट करते हैं, वो उसको पलटते हैं तो वो दूसरी कुछ पेंटिंग होती है। तो ठीक है, आर्ट में एक चीज की दो चीज है कि आप आंख बंद करके, इसलिए बोलते हैं ना कि एक राइटर ही ऐसा होता है या क्रिएटिव लोग होते हैं जो समंदर में डूब के और हीरा मोती निकाल के लेके आते हैं। तो जितना उसमें अंदर जाते जाओगे, मैं जितना देखता जाऊंगा जो मैं प्रोसेस में ला रहा हूँ, कि ताकि मैं उस क्लोज जा सकूं उन इमोशंस के। ये मेरा ये प्रोसेस रहता है। You were saying like you are freaking out to write of Paris because of the kind of worshipper expectation, because the kind of worshipper is a timeless one. So my question is, in your experience, what separates a good script from a timeless one? Will you repeat it? Okay, so in your whole journey, in your experience, what separates a good script from a timeless one? So for example, Gang of Worshipper is a timeless one, and you are in a different world writing a para, so it might be a good script, or maybe it will be the timeless one. So what will be the difference between or in between the processes? That I already answered when I was speaking about those things. Answered in a way कि टाइमलेस का मतलब ही था, इफ यू एक्सपेरिमेंट समथिंग डिफरेंट, यूजुअल से हट जाओगे वो हर चीज टाइमलेस हो जाएगी। ठीक है, एक सेट फॉर्मूला पे काम करोगे। एनिमल, अभी भी इतनी लव स्टोरीज और ये सारी चीजें आ रही है ना, उसकी वजह से एक आदमी एक फिल्म लेके आता है एनिमल, वो कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट, उसके हिसाब से वो उसकी दुनिया है, वो उसके एक्सपीरियंसेस है, लेकिन वो नहीं है जो यूजुअल मार्केट में चल रहा है, उससे समथिंग डिफरेंट। तो एक तो छोटा एक्सपेक्ट ये हुआ कि वो उसको टाइमलेस बना देता है। ए बी, धुरंधर इज ऑल्सो सच एग्जाम्पल। ठीक है, हमारी इंडिया में अभी हम ही लोग यशराज वाला एक स्पाई वर्स देख रहे थे, ठीक है, जिसमें उछल कूद कर रहा है बंदर की तरह शाहरुख, ठीक है, जिसमें एक फिल्म में सलमान कूद रहे हैं, ठीक है, जिसमें ISI के एजेंट्स जो हमारे दुश्मन है, टेक्निकली दुश्मन है, उनके साथ उनके अफेयर चल रहे हैं। तो हमें वो अगेन दैट फ्लावरी फिक्शनल वर्ड हम देख रहे थे। एक आदमी ने आके सिर्फ रियलिज्म दिखाया, नथिंग एल्स। रॉ एजेंट की लाइफ दिखाई है कि वहां पे कैसे जी रहा है, कैसे काम कर रहा है। पहली सीन में उसका रेप भी होने वाला है, सबसे पहले सीन में दिखाया। तो रॉ लाइफ की लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, और वो आदमी जो अननोन है मर जाएगा तो सरकार भी उसको डिसोन कर देती है, दे डोंट से कि हाँ ये हमारा एजेंट था। ठीक है, तो उसने उसकी ऐसा रियलिज्म दिखाया, एक पूरा इंडस्ट्री यशराज और करण जौहर का खत्म कर दिया उस एक आदमी ने सिर्फ रियलिज्म दिखा के। टाइमलेस इसलिए नहीं बनी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था, न्यूज़पेपर में थी ये खबरें, वो लोग एक था टाइगर में भी उन्होंने वही दिखाया, वही रॉ एजेंट दिखाया, लेकिन उसने अपने एंगल से दिखाया, उसने अपनी दुनिया दिखाई। इस आदमी ने वो दुनिया दिखाई जो दुनिया एक्चुअल है। एक्चुअल दिखाने में एकदम से वो चीज अपने आप टाइमलेस बन जाती है। और थोड़ा सा ये मैं मानता हूँ, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं अपने हमेशा 1 साल 1.5 साल में अपना स्टाइल, अपना तरीका, अपनी सारी चीजें चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद उससे बोर हो जाता हूँ। एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, अगर मैं अपने आप से बोर नहीं होऊंगा ना तो मैं फिर खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा हम वो लोग होते हैं, अब मोबाइल फोन का एक ही टेक्नोलॉजी है, आज से 100 साल तक आप उसको चलाते रहो। 100 साल तक सिनेमा, 100 साल तक कहानियां वैसी नहीं रह सकती, 1 साल तक नहीं रह सकती। तो उनको बदलते रहना चाहिए, बदलते रहने के साथ साथ अपने आप को भी बदलते रहना चाहिए। मैं हमेशा एक तरह की फिल्में नहीं करता। जैसे मेरे नेचर, मुझे पहले से पता था कि मैं कॉमेडी नहीं करूंगा, लिखता ही नहीं हूँ, मेरे पास कभी आती है तो मैं नहीं लिखता, क्योंकि मुझे पता है मैं लिख नहीं सकता, वो मेरा 100% नहीं है, वो मेरी दुनिया नहीं है।
लेकिन एक पॉइंट पे मैं आके ऐसा फंसा, मैं स्टक हो गया क्राइम में. सो व्हाट आई डिसाइडेड कि अब ऐसा करता हूँ, कॉमेडी लिखता हूँ. आई एम राइटिंग अ फिल्म फॉर राज शांडिल्या, ड्रीम गर्ल के जो डायरेक्टर हैं. तो वो कॉमेडी सिर्फ अपने आप उसको ब्रेक करने के लिए, क्योंकि फिर मैं पुराना हो जाऊंगा, मुझे खुद से बोर होने लगता है, तो फिर मैं किसी और को क्या कुछ नया दूंगा. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, चैलेंजेस लेते रहना चाहिए. ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग तभी स्टूडेंट है, बाहर जाएंगे, मार्केट जो मांगेगा आप वो उनको देंगे, लेकिन एक दिन आ सकता है जैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. 1 साल अगर कोई काम नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, या मुझे मेरे जैसा काम नहीं मिला, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ आज की सिचुएशन में. तो ठीक वैसा आप भी अपना जर्नी वैसा रखिए, आएगा जिसने एक टाइमलेस कल्ट क्लासिक आप भी क्रिएट कर देंगे. जस्ट कीप रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ एज अ राइटर. What is the biggest mistake that a new script writer made in their first script, or as a new writer, what should I be careful in my writing process? What you should avoid as a No writer. mistake, everything is going good. Don't take it as a mistake. No, it's going good, but sometimes I stop in the emotions. For example, you were saying that the emotions or the stories that are close to us are very difficult to write, and I'm Alright, the easiest, like I said, Everyone facing the same problem. Everyone facing the same problem. so what can I avoid from get out that difficulty? मैं तो पर्सनली, मेरा अगेन इज अ वेरी रेडिकल आइडिया. मैं तो आइडिया ही बदल देता हूँ लिटरली. मैं बहुत रेडिकल हूँ इस मामले में. मुझे अगर मैं अटका हूँ, Go and डेफिनेटली dig around, have some coffee, tea, meet some friends, and after they came again and read the same script and said it is okay or not. Again, you thought the different type of world बना रहे सोचने में, तो मतलब उसको experience it doesn't work with you, नहीं? It's नहीं, उसका experience only. but, Everyone has a different idea, नहीं? ऐसे देखो, दोनों चीजें हैं. अब यू सेड कि क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करना चाहिए एज अ राइटर, क्योंकि मैं अपनी पहली स्क्रिप्ट लिख रही Story हूँ. में जानता तो थी. सबसे पहली बात तो ये, अगर आप अपनी पहली फिल्म लिख रहे हैं तो आपकी सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है, क्योंकि वो आपकी सबसे क्लोज है. फिर तो हमारे लिए प्रोफेशन बन जाता है ना, हमारी पहली फिल्म. लाइक माइन वाज दिस, तो हमारा सबसे पहले एक्सपेरिमेंट जो था वो अपना सबसे क्लोज होता है. तो मिस्टेक तो आप करोगे नहीं. मान लो कर दो आप, ये आपको लग रहा है आप किसी जगह पे स्टक हो, तो मैं बहुत ब्रूटल हूँ. अच्छा, एक और चीज है, राइटर के साथ एक और इशू होता है बहुत लोगों के साथ. उस मामले में मैं कभी नहीं फंसा. अपना लिखा हुआ लोग काट नहीं पाते, बदल नहीं पाते, क्योंकि यू फील कनेक्टेड. उस मामले में बहुत ब्रूटल होना पड़ता है. ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं जो हमने लिखे, बहुत सोच के लिखे, बहुत समझ के लिखे, एक सिचुएशन में फिट नहीं होते. तो अक्सर बहुत सारे राइटर्स होते हैं उसको काटने की जगह उसको सॉल्व करने लगते हैं. उस मामले में अगर आप ब्रूटल हो गए तो यू विल बिकम अ किक एस फैब राइटर. मैं इस मामले में बहुत वो हूँ, ब्रूटल. बहुत मेहनत से लिखा है, 1 महीने में 3 पेजेस लिखे मैंने. ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, पूरी कहानी क्रैक होगी, क्लाइमेक्स में आके अटक गया. 3 पेज 3 सेकंड नहीं लगा, मैंने उसको हटा दिया. अब मैं अगर आइडिया के थॉट पे बता पाऊं, मेरे उसमें हीरो या विलन हीरो को गोली मार रहा है. फॉर एग्जाम्पल, विलन हीरो को गोली मार रहा है, ये कहानी है, और मैं किसी पॉइंट पे अटक गया. मैं पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता हूँ. हीरो विलन को मार रहा है, फला माँ को मार रहा है, या एक ऐसा सिचुएशन है, सिचुएशन ही उल्टा कर देता हूँ, तो एक दूसरे पर्सपेक्टिव से आ जाती है. तो कहानी लाइक साइड ना कि एक जगह की आप करते रहो, उलझे रहो, एक पॉइंट पे कहानी खुद अपने आप को बताना शुरू कर देती है आपको कि मुझे इस तरफ लेके चलो, या इस आइडिया की तरफ लेके चलो. वो कुछ है कनेक्शन हर किसी का, वो फील कर सकते हो आप अपनी कहानी के साथ. तो आई वर्क लाइक दिस. एक सवाल है कि अगर कोई आदमी राइटर लिख रहा है तो एक मूवी में, तो 2 घंटे का अगर कोई मूवी लिखता है तो उसमें कितने सीन होने चाहिए या कितने पेज लिखने चाहिए, है ना? ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि उसमें कितने सीन होने चाहिए. जस्ट सेट, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, डिपेंड करता है. अब एक फिल्म धुरंधर 3.25 घंटे की है, एक एनिमल 3.5 घंटे की है, ये कुछ 4.5 घंटे की बन गई थी, इसको 2 पार्ट में किया. ठीक है, तो वो सेट फॉर्मूला नहीं, वो आपके थॉट पे डिपेंड करता है. आप जितना चाहो लिखते जाओ. हाँ, मार्केट सेम कि आपको पता है कि भी आपको 2 घंटे की ही फिल्म बनानी है, वो भी एक चीज है, उस 2 घंटे में आ सकते हैं. लेकिन सेट फॉर्मूला कुछ नहीं है, ना सीन्स का कोई सेट फॉर्मूला है, ना आपके लिखने का कोई सेट फॉर्मूला है. जैसे मैं जब लिखता हूँ, मैं एक सीन लिखता हूँ, एक सीन 40 पेज का, या 40 तरीके से मैं उस सीन को लिखता हूँ. उस 40 में से 1 पेज निकल के आता है, 39 पेजेस वेस्ट. वो डिपेंड करता है, वो सबका अपना स्टाइल भी होता है. लेकिन ऐसा कोई सेट फॉर्मूला है नहीं. लाइक आई सेड कि आर्ट. Sajid sir, I had a quick question for you, which is, I feel like writing
is such a solitary process for me. But this film was written by a group of people, right? Or he worked collaboratively. At what point for you, at what point do you look at your script and you're like, okay, this is ready to talk about with people? Because I feel like that's the part where I feel I've written things and I have them on my laptop. I don't know at what point it comes out and you sit on a table and you say, let's You go can on. start narrating it to people. Yeah, I'm curious what your process is like for that. Are you? I take writing just people. Yeah, That I'm point. curious what your process is like for that. My process, I take writing just like you said, it's a very solitary process. I take it to a different level. Writing is a meditation process. It's almost meditating in yourself. इसलिए मैं जब लिखता हूँ, I go to my table at 10 p.m. in the night and I write till 6 a.m. or 4 a.m. or 3 a.m. or 5 a.m. दिन में नहीं लिखता हूँ, दिन में मेरा मोस्टली सोने का टाइम होता है, लेट उठता हूँ, तो मेरा वो रूटीन है. जस्ट बिकॉज नॉट जस्ट सॉलिटरी, ये अपने आप में एक मेडिटेशन होता है, क्योंकि सारी चीज़ें क्रैक उसी टेबल पे और उसी हालत में हो सकते हैं. क्योंकि राइटिंग में क्या, लिख आप एक रहे हो, लेकिन आपकी वो वॉइस या आपका वो थॉट आगे जाके 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों तक कनेक्ट होना है. वो इतना डीप प्रोसेस है. जैसे एक साधु बैठते हैं ना मेडिटेशन करने की फॉर्म में, उसको भगवान जी से कनेक्ट होना होता है. भगवान जी कितनी दूर की चीज़ है, इतने बड़े यूनिवर्स के पार उसको जाना होता है. तो ऐसे ही अपनी राइटिंग में हमें उस मेडिटेशन के लेवल तक बैठना होता है, जहाँ पे मेरी बोली हुई बात, मेरा किया हुआ फील या मेरा एक डायलॉग, जैसे भी एक डायलॉग मैंने पढ़ के सुना है, नेपाल का एक कैरेक्टर वो ये बोल रहा है कि हम रिसोर्सेज में कमज़ोर हो सकते हैं, विजन में कमज़ोर नहीं है. मैं आई एम श्योर कि जो भी नेपाली एज ए नेपाल वाले पर्सपेक्टिव से सुनेगा वो इस डायलॉग के लिए फील करेगा. तो मुझे वो मेरे लिए मेडिटेशन वाला वर्क है. A B, पहली लाइन से आप तैयार होते हैं किसी को भी नरेट करने के लिए, क्योंकि राइटिंग में ये भी अच्छा ना, बट विद लाइक माइंडेड पीपल. ठीक है ना, हर किसी का एक तरीका होता है, हर किसी की एक स्टाइल होती है, हर किसी का एक जॉनर होता है, फोर्टे होता है. जैसे मैं क्राइम लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब वो क्राइम में अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ अगर बात करता उसी पे, तो हो सकता है वो मेरे उस आइडिया को उसी दिन मार देती या बोलती नहीं तो बेकार है या ये तो खराब है, जैसा हुआ भी. ठीक है, तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप उसी दिन से तैयार हैं जिस दिन आपने पहला लाइन लिखा है, पहला शब्द लिखा है, आपने माँ लिखा है ना, इट्स आउट इन पब्लिक. मतलब आप उसी दिन से बोल सकते हो कि लाइक माइंडेड पीपल की मेरा एक आइडिया है, दिस इज माँ. तो राइटिंग उस तरह का प्रोसेस है. देन कीप मेडिटेटिंग, कीप डूइंग. तो वो अब आपका कंफर्ट जोन है कि आपको किस पॉइंट पे लगे कि मैं अब नरेट करने के लिए रेडी हूँ. लेकिन अगर राइटिंग प्रोसेस से बोलोगे तो एक लाइन भी अगर आपने लिखा, यू कैन स्टार्ट नरेटिंग इट. दिस इज माय. प्यासनेट हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्यासनप्रति आत्मविश्वास राख्नुहोस्, र यदि भरपुर आत्मविश्वास छ आफ्नो कलामा, आफ्नो सृजनामा भने तपाईँहरूको यो प्रोफेसनमा तपाईँहरू अगाडि निश्चय पनि बढ्न सक्नुहुन्छ. Kantipur Film Academy. Let's film together.